आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 351। शाम को राजेश ने बच्चों के पैर धोने के लिए पानी तैयार किया। पैर धोने के बाद पिताजी को फोन करना। अच्छा, प्रत्येक शिशु का पैर रखने का बेसिन छोटा प्यारा होता है तथा उसमें 2 गोल कान होते हैं। अपने पैर धोने के लिए बाथरूम में लाइन में बैठें। प्रत्येक व्यक्ति ने सावधानीपूर्वक पैर धोने का पानी डाला। पिताजी, हमने अपने पैर धो लिए हैं। राजेश कपूर ने पूछा, क्या तुमने सब कुछ धो लिया? इसे साफ करें। इधर आओ, पिताजी तुम्हारे नाखून काट देंगे। राजेश को आज भी याद है कि पहली बार उन्होंने अपने बच्चों के नाखून कब काटे थे। वह बहुत सावधान थे और उस समय भी शिशु इधर उधर घूमना पसंद करते हैं, इसलिए हम उन्हें तभी हिला सकते हैं जब वे सो जाएं। मीरा शर्मा ने दूसरा और तीसरा खजाना काटा। राजेश ने अवि और विहू के बाल काटे। हाथ तो कट गए, अब पैर कटने की बारी है। उनके पैर केवल उनकी हथेलियों जितने बड़े हैं। इसे अपने हाथ में पकड़कर मैंने अपने प्रत्येक पैर के अंगूठे को इधर उधर घुमाया। अति सुंदर। जब दंपति ने बच्चे के बाल काटने का काम पूरा कर लिया तो उन्होंने बच्चे को उसके कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया। रिया चाहती है कि कोई उसके साथ हो। पत्नी, जाकर नहा लो। मैं रिया के साथ रहूंगा। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद पति। रिया ने राजेश से पूछा, पिताजी, क्या आपको मेरा दिया हुआ उपहार पसंद आया? पसंद करना, लेकिन अब वह उपहार कहाँ है? रिया मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। थोड़ी देर में रिया सो गई। राजेश कपूर ने उन्हें कंबल ओढ़ाया और ऊपर चले गए। मीरा शर्मा विजय शर्मा को बुला रही हैं। उसके शब्दों में खटास का भाव था। पिछले मदर्स डे पर मीरा शर्मा ने लता शर्मा को 52,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। इस बार उसने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन उसकी बेटी हिली तक नहीं। वह बहुत दुखी हुआ। पानी का ये कटोरा समतल रखा जाना चाहिए, है ना? फ़ोन रखने के बाद मीरा शर्मा ने विजय शर्मा को 52,000 रुपये भी ट्रांसफ़र कर दिए। राजेश कपूर मुस्कुराए और अपना फ़ोन मीरा शर्मा को दिखाया। मीरा शर्मा ने गौर किया तो पता चला कि यह राजेश कपूर और देवेंद्र कपूर के बीच की चैट का रिकॉर्ड था। देवेंद्र कपूर ने एक पुरुष सेलिब्रिटी का इमोटिकॉन पैक पोस्ट किया जो चीज़ों को संतुलित रखना पसंद करता है। मतलब बहुत साफ है, राजेश कपूर को चीज़ों को संतुलित और निष्पक्ष रखने में माहिर बनने के लिए कहा गया है। बिना कुछ कहे राजेश कपूर ने 52,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। पति पत्नी दोनों अपनी हंसी रोक नहीं सके। काटना। चूंकि मेजबान ने पहला मदर्स डे और पहला फादर्स डे बच्चे के साथ बिताया था, इसलिए $20 मिलियन का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। एक स्पेस रिंग प्राप्त करें। स्पेस रिंग, इसमें 3 घन मीटर जगह है, इसमें कुछ भी रखा जा सकता है। मैंने बैकपैक में एक क्राफ्ट रिंग देखी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मीरा शर्मा ने खरीदी थी। जब राजेश इसका उपयोग करना चाहता है तो एक 3D रेंडरिंग दिखाई देती है जो खाली होती है। यदि राजेश कपूर गलती से कोई किताब डाल देंगे तो एक इंटरफेस दिखाई देगा। बस इसे बाहर निकालो। ये काफ़ी रहस्यमय लगता है, लेकिन बहुत व्यवहारिक भी। आखिरकार बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन्हें हर बार बाहर जाते समय बहुत सारी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत होती है। इसे स्पेस रिंग में रख दें और आपको इसे अपने बैग में ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे ये बहुत आसान हो जाएगा। पलक झपकते ही आड़ू लगभग पक चुके हैं। परिवार ने कुछ फल तोड़े और खाए, वे पहले से ही मीठे थे। मुझे लगता है कि बच्चे गर्मी की छुट्टियों में आड़ू खा सकेंगे। गर्मी की छुट्टियों की बात करें तो लगभग समय आ गया है। अभिभावक समूह के कुछ अभिभावकों ने पहले ही शिक्षक से पूछ लिया है कि छुट्टी कब होगी। शिक्षक ली, मुझे अभी तक स्कूल से कोई सूचना नहीं मिली है। हालांकि इससे पहले हमें जुलाई की शुरुआत में छुट्टी मिलती थी और इस बार भी शायद कोई अपवाद नहीं होगा। निश्चित रूप से 1 जुलाई की दोपहर को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई। शिक्षक ली ने अभिभावकों को चेतावनी दी, गर्मी की छुट्टियों के दौरान कृपया अपने बच्चों की व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखें, उनके आहार आदि पर ध्यान दें।
मैं आपको अगले सेमेस्टर के पंजीकरण समय के बारे में समूह में सूचित करूंगा। ये सब समझाने के बाद शिक्षक ली ने फिर कहा, हमारा स्कूल गर्मियों की छुट्टियों के दौरान एक जंगल में जीवित रहने का खेल आयोजित कर रहा है। इच्छुक अभिभावक इसमें नामांकन करा सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, माता पिता, सुरक्षा की चिंता मत कीजिए, हमारे साथ शिक्षक हैं। यद्यपि इसे जंगल में जीवित रहना कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह माता पिता द्वारा अपने बच्चों को जंगली वातावरण का अनुभव कराने के बारे में है। हमारा स्कूल हर गर्मी की छुट्टियों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करता है। अभिभावक स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं और मुझे फीस का भुगतान कर सकते हैं। कक्षा के आधे से अधिक विद्यार्थियों ने कहा कि वे अपने बच्चों को इस गतिविधि में भाग लेने के लिए ले जाएंगे। माँ और पिताजी, यदि वे मुक्त हों तो अपने बच्चे के साथ आकर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। अगर माँ उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी चाची को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये वास्तव में मज़ेदार है। कक्षा में बच्चों का एक छोटा समूह है और उन सभी को उनकी मौसियाँ घर से लेने और छोड़ने आती हैं। मेरे माता पिता मेरी देखभाल करने में बहुत व्यस्त हैं। इस अभिभावक शिक्षक बैठक में मेरी चाची भी शामिल हुईं। उन्हें निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है और वे केवल बच्चे के माता पिता को ही यह बात बता सकते हैं। शिक्षक ली मुस्कुराए और बोले, पंजीकरण कल रात को बंद हो जाएगा। खैर, ये सेमेस्टर समाप्त हो गया है। माता पिता, आपके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। वापसी के रास्ते में जब बच्चों को जंगल में जीवित रहने की गतिविधियों के बारे में पता चला तो वे इतने खुश हुए कि वे खुशी से नाचने लगे। मीरा शर्मा ने भी ग्रुप में ये संदेश देखा, मैं भी जाना चाहती हूँ। अंत में कक्षा के सभी बच्चे चले गए। शिक्षक ने नोटिस भेजा और अगले सोमवार का समय निर्धारित किया गया। उन्हें केवल कपड़े और पानी की बोतलें तैयार करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ स्कूल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। माता पिता के लिए जंगल में जीवित रहना अपने बच्चों के साथ सैर पर जाने जैसा है। और इस बार तो वयस्कों को भी भुगतान करना होगा, बच्चों की तो बात ही छोड़िए। कीमत भी बहुत सुंदर है। लेकिन जो लोग यहाँ अध्ययन करने के लिए आ सकते हैं, उनके परिवार ऐसे होने चाहिए जो इस थोड़े से पैसे का खर्च उठा सकें। पैकिंग का काम राजेश कपूर जैसे किसी सावधानीपूर्वक काम करने वाले व्यक्ति पर छोड़ दीजिए। यह न जानते हुए कि रात में बाहर ठंड होगी या नहीं, राजेश ने प्रत्येक बच्चे के लिए वसंत के कपड़े, एक तौलिया और एक अतिरिक्त कपड़े का सेट लाया। बच्चों को खेलकूद बहुत पसंद होता है। भले ही उनके जूते हवादार हों, फिर भी दौड़ते समय उनके मोज़ों में पसीना आ जाएगा। तो कुछ सूखे सूती मोजे तैयार रखें। पानी की बोतल के अलावा मच्छर भगाने वाली दवाएं, बच्चों के लिए हीट स्ट्रोक और सर्दी की दवाएं आदि भी उपलब्ध हैं। सामान समेटने के बाद कल सुबह 8:30 बजे स्कूल के गेट पर मिलें। इसके बाद 3 दिवसीय वन्य क्षेत्र में जीवित रहने की गतिविधि होगी। निर्धारित बस लें और उपनगरों की ओर चलें। कार में शिक्षक ली ने कहा, 3 ग्रेडों, बड़े, मध्यम और छोटे, को अलग अलग स्थान आवंटित किए गए हैं। चूंकि यह एक छोटा वर्ग है, इसलिए हमें आवंटित संसाधन बहुत प्रचुर हैं। अंततः कार पहाड़ पर चढ़ गई। हम पहाड़ी सड़क पर आगे बढ़ते रहे और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले 20 मिनट तक गाड़ी चलाते रहे। खुला स्थान स्कूल बसों से भरा हुआ था। बस से उतरने के बाद कोई व्यक्ति शिक्षक ली से बात करने आया। शिक्षक ली ने सभी को निर्देश दिया, हमारा शिविर यहीं है। माता पिता और बच्चे इस ओर। प्रत्येक वर्ग को अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है। एक समतल खुली जगह पर पहुंचकर शिक्षक ली ने कहा, ये हमारी पहली कक्षा का कैंपिंग स्थल है। अब माता पिता अपना सामान रख दो और सामान लेने के लिए मेरे पीछे आओ। राजेश कपूर ने सामान मीरा शर्मा को सौंप दिया और उसे उठाने के लिए भीड़ के पीछे चल पड़े। जुलाई में मौसम पहले से ही बहुत गर्म है। मीरा शर्मा छाता पकड़े हुए थीं और धूप का चश्मा पहने हुए थीं, जिससे उनका व्यवहार बहुत ही सुंदर और उदात्त लग रहा था। थोड़ी देर बाद राजेश कपूर और अन्य लोग आ गए। मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं। मीरा शर्मा मदद के लिए दौड़ीं। इस बार केवल कुछ ही अभिभावक ऐसे थे जो अपने माता पिता दोनों के साथ आए थे। मीरा शर्मा ने देखा तो पता चला कि वे टेंट, नमीरोधी पैड आदि थे। राजेश की विशेष स्थिति के कारण सभी टेंट एक आकार के बड़े हैं, जो 6 लोगों के सोने के लिए पर्याप्त हैं।
अन्य सभी माता पिता जोड़े हैं। राजेश कपूर ने तंबू लगाया और यह काम कुछ ही समय में पूरा हो गया। फिर उसने अपने बैग से 3 कंबल निकाले, जिनमें एक कंबल और एक छोटी रजाई थी। शिक्षक ली ने आवाज लगाई, जिन अभिभावकों ने अपने तंबू लगा लिए हैं वे यहाँ आएं और अपनी रजाइयाँ ले जाएं। मैं जाऊंगा। राजेश कपूर ने उसे रोका और कहा, हे भगवान, हम में से कई लोगों के लिए बहुत सारी रजाइयाँ होंगी, आप उन सभी को नहीं ले जा सकती। जब राजेश कपूर वापस आए तो वे 6 पतली रजाइयाँ लेकर आए। इसे ढका जा सकता है या नीचे रखा जा सकता है। शिक्षक ली ने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि ये उत्पाद स्वच्छ हैं और शुद्ध कपास से बने हैं। राजेश ने कहा, मैं बच्चों के लिए लंबे पजामा लाया हूं ताकि उन्हें चिंता न करनी पड़े। मीरा शर्मा ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हब्बी, आप कमाल के हैं, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया है। राजेश कपूर ने अपना चेहरा झुकाया और मीरा शर्मा ने उन्हें चूम लिया। तंबू पूरी तरह से भरा हुआ था। लियू किंग अभी भी ड्रम बजा रहे थे, इसलिए राजेश कपूर उनकी मदद करने के लिए आगे आए। जब बड़े लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो बच्चे अवश्य ही खेल रहे होते हैं। जब सभी का काम लगभग समाप्त हो गया तो शिक्षक ली ने लाउडस्पीकर पर बोलना शुरू किया, अब चलो कैफेटेरिया में खाना खाने चलें। इसके बाद हम आपको छोटे बर्तन देंगे और आपसे कहेंगे कि आप स्वयं अपना भोजन कैसे पकाएं। सभी माता पिता जानते हैं कि बाहर जाने का उद्देश्य बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले जाना है। बस अपने भले के लिए करो। अगर तुम उन्हें सचमुच खाना पकाने दोगे तो वे भूख से मर जाएंगे। ये जगह किसी कारखाने या ऐसी ही किसी चीज़ जैसी दिखती है। मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन कैफेटेरिया खुला था। जब तक वे पहुंचे तब तक अन्य कक्षाओं के अभिभावक और बच्चे अपना भोजन समाप्त कर चुके थे। कैफेटेरिया में खाना ठीक ठाक है, सच कहूँ तो इसका स्वाद बहुत बुरा है। यहाँ चावल, दलिया और नूडल्स हैं। यहाँ शाकाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के व्यंजन उपलब्ध हैं, साथ ही शिशुओं के लिए भी उपयुक्त व्यंजन उपलब्ध हैं। संक्षेप में, विविधता काफ़ी है। भोजन के बाद उसी रास्ते से वापस लौटें। शिक्षक ली ने लाउडस्पीकर पकड़ा और कहा, माता पिता, कृपया अपने बच्चों को सुला लें। हम शिक्षक आपके लिए बाकी सामान ला देंगे। बच्चे खुशी खुशी खेलने के लिए तंबू में चले गए। थोड़ी देर बाद त्यान आया और पूछा, क्या मैं आपका तंबू देख सकता हूँ? चारों खजानों ने छोटे स्वामियों की तरह गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। त्यान ने कहा, आपका तंबू बहुत बड़ा है। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि हम बहुत सारे हैं इसलिए एक छोटा सा तंबू पर्याप्त नहीं होगा। 4 खजानों का बड़ा तंबू वास्तव में आकर्षक है। छात्र एक एक करके मिलने आए। बच्चे खेलते खेलते थक गए थे और उनके माता पिता ने उन्हें वापस सोने के लिए बुला लिया। राजेश कपूर आधे घंटे तक सोए और फिर टेंट से बाहर चले गए। बाहर शिक्षक ली और कक्षा के अन्य शिक्षक बर्तन बांट रहे थे। राजेश मदद के लिए आया। यहाँ एक छोटा रसोई घर है जिसमें 3 परिवार एक समूह में रहते हैं, लेकिन राजेश कपूर के परिवार में लोगों की संख्या लगभग 3 परिवारों के बराबर ही है। इसलिए वे खाना पकाने के बर्तन और कटलरी का एक ही सेट उपयोग करते हैं। सफाई खत्म करने के बाद राजेश ने चारों ओर घूमकर देखा। तभी पता चला यहाँ बहुत सारी सब्जियां और फल उगाए जाते हैं, खीरा, बैंगन, टमाटर आदि। बाहर फलदार पेड़ हैं। राजेश कपूर बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि यह यात्रा सार्थक रही। जब राजेश कपूर घर लौटे तो उन्होंने पाया कि माता पिता तो जाग चुके थे, लेकिन बच्चे अभी भी सो रहे थे। शिक्षक ली ने माता पिता को बताया, आज रात के खाने का प्रबंध तुम्हें स्वयं करना होगा। हम मांस उपलब्ध करा देंगे, लेकिन बाकी सब आप पर निर्भर है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियाँ उपलब्ध हैं और हम आशा करते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ यह सब कर सकेंगी। यहाँ कुछ नल हैं, आप सब्जियाँ धो सकते हैं। जब हमारी बातचीत लगभग समाप्त हो चुकी थी तो बच्चे एक एक करके जागने लगे। राजेश बच्चों को पजामा पहनाने के लिए गया। तुम्हें पता है क्या, यहाँ बहुत सारी सब्जियाँ और फल हैं। इस वाक्य से न केवल बच्चों का उत्साह बढ़ा, मीरा शर्मा भी अचानक सतर्क हो गईं। बच्चे इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। 1 मिनट रुको, पिताजी अभी भी अपने मोजे पहन रहे हैं। आज रात हम अपना खाना खुद बना रहे हैं।
आप जो चाहें हम ले सकते हैं, सभी ताजे फल और सब्जियां। बच्चों को पैक करने के बाद परिवार ने उन्हें दी गई टोकरियां उठाईं और खरीदारी करने चला गया। जब हम वहां पहुंचे तो कई परिवार अपने बच्चों के साथ खरीदारी शुरू कर चुके थे। यह महीना ऐसा समय है जब सब्जियां, फल और खरबूजे सबसे अधिक विविधतापूर्ण होते हैं। राजेश बच्चों को उनके बारे में जानने के लिए ले गया। ये खीरे हैं, ये बेलों पर उगते हैं। बच्चों ने आंखों में तारे लिए खीरे की ओर देखा। विहू ने आश्चर्य से कहा, तो खीरे ऐसे दिखते हैं? यह अद्भुत है। तनु ने सिर हिलाया और कहा, मैंने सोचा था कि यह मिट्टी में उगता है। अभी हंसा, मैंने तो सोचा था कि यह पेड़ पर उग रहा है। मीरा शर्मा ने उत्सुकता से रिया से पूछा, रिया तुम्हें क्या लगता है खीरे कहाँ उगते हैं? रिया ने आंखें झपकाईं और कहा, मुझे नहीं पता। उसका मतलब ये था कि उसने इस समस्या के बारे में कभी नहीं सोचा था। राजेश और मीरा शर्मा ने बच्चों को उठाया और उनमें से प्रत्येक ने एक खीरा उठाया और उसे टोकरी में रख दिया। बच्चे बहुत खुश हैं। राजेश बच्चों को फिर से बैंगन तोड़ने ले गया। बैंगन लंबे और पतले होते हैं और इनका छिलका बैंगनी होता है, जो देखने में बहुत कोमल और सुंदर लगते हैं। बच्चे बैंगन के पौधे के सामने बैठे थे और वे बहुत उत्सुक थे। एक बैंगन के पौधे से 5 या 6 बैंगन उग सकते हैं और बैंगन के पौधे लंबे नहीं होते। चलो कुछ उठाओ और वापस ले जाओ। जैसे ही ये शब्द निकले, बच्चे शुरू होने का इंतजार नहीं कर सके। ध्यान रखना कि उन्हें चोट न पहुंचे। वे भविष्य में फिर से बैंगन पैदा करेंगे। बैंगन के तने पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो उन्हें चुभते हैं। रिया रोने ही वाली थी, माँ बहुत दर्द हो रहा है। राजेश कपूर द्वारा उन्हें विधि बताने के बाद उनमें से किसी को भी दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने कुछ बैंगन तोड़े और उन्हें टोकरी में रख दिया, फिर बच्चों के साथ आगे बढ़ गया। यह टमाटर है। यहाँ उगाए गए टमाटर बाहर बिकने वाले टमाटरों जितने सुंदर नहीं हैं। कुछ अभी भी हरे हैं, कुछ पूरी तरह से लाल हैं। बच्चे फिर से टमाटर के पौधों के सामने बैठ गए और टमाटर तोड़ने के लिए अपने छोटे छोटे नितंब बाहर निकालने लगे। राजेश कपूर ने उन्हें याद दिलाया, ज़्यादा मत लो, बस उतना ही उठाओ जितना खा सको। टमाटर तोड़ने के बाद बच्चे खुशी से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते रहें और आपको रोपी हुई मिर्चें दिखाई देंगी। काली मिर्च के पौधे छोटी लाल मिर्चों से घनी तरह से भरे हुए हैं, जो बहुत सुंदर हैं। इसे मत छुओ, ये तुम्हें चोट पहुंचाएगा। उसके छोटे से सिर में बड़ी जिज्ञासा है और चारों खजाने थोड़े उलझन में हैं। राजेश ने बताया, ये मिर्चें न केवल स्वाद में तीखी हैं, बल्कि छूने में भी तीखी हैं। यदि आप गलती से अपनी आंखें रगड़ेंगे तो उन्हें दर्द होगा। अंततः बच्चों को समझ आ गया। राजेश कपूर ने कुछ मिर्चें तोड़ी और उन्हें एक टोकरी में रख दिया, फिर बच्चे को लेकर आगे चल पड़े। सामने एक शेड बना हुआ है और कुछ बच्चे और माता पिता शीतकालीन तरबूज के लिए चिल्ला रहे हैं। कई लोग उसे देखने के लिए वहां आए। क्या ये शीतकालीन तरबूज नहीं है? कुछ शीतकालीन खरबूजे लटक कर उगते हैं, जबकि अन्य के लिए शेड होते हैं और वे शेड से जुड़े होते हैं। बच्चों को लगा कि यह जादुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर्दियों का तरबूज इस तरह उगेगा। मुझे लगा था कि यह जमीन पर उगता है। राजेश कपूर की लंबाई लगभग 1.8 मीटर है, जो सर्दियों में तरबूज तोड़ने के लिए पर्याप्त है। कई माता पिता सर्दियों के खरबूजे चुनने में अनिच्छुक रहते हैं। एक कारण यह है कि शीतकालीन तरबूज बहुत अधिक ऊंचा होता है और दूसरा यह है कि यह पकड़ने में बहुत भारी और असुविधाजनक होता है। इसके अलावा शीतकालीन तरबूज सफ़ेद होता है। राजेश कपूर का भी यही विचार था। सर्दियों का तरबूज बहुत भारी है और टोकरी में पहले से ही बहुत सारी सब्जियां हैं। आगे चल रहा है होंडा। राजेश कपूर ने बच्चों से सतरंगी फलियां चुनने को कहा। वे लंबी, पतली और बहुत कोमल थीं। फिर हम बाग में गए। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ अंगूर का बाग है और किनारे पर मौजूद कर्मचारियों ने माता पिता को इसकी याद दिला दी। सावधान अवश्य रहें, ये अंगूर बेचे जाएंगे और अंगूर नाजुक होते हैं, इसलिए इन्हें संभालते समय सावधानी बरतें। इसलिए माता पिता ने कुछ गुच्छे तोड़े और उन्हें एक दूसरे को चखने के लिए बांट दिया। मैं इसे कैसे कहूँ, ये खट्टा और मीठा है और इसका स्वाद अच्छा है। लेकिन जिन छोटे बच्चों को मीठा खाना पसंद है, उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। अंगूर के अलावा यहाँ तरबूज का खेत भी है।
कभी कभार कुछ तरबूज ही देखने को मिलते हैं, लेकिन माता पिता को उन्हें यहाँ तोड़ने की अनुमति नहीं है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को देखने के लिए ले जाते हैं। एक चक्र में घूमने के बाद सभी लोग खाना बनाने के लिए वापस चले गए। कुछ माता पिता घर पर अपना भोजन स्वयं पकाते हैं, जबकि अन्य अपने बच्चों की दैनिक देखभाल के लिए चाची चाचियों पर निर्भर रहते हैं। कई समूहों ने बच्चों के साथ मिलकर रात्रि भोजन बनाना शुरू कर दिया, और रात का खाना अंधेरा होने से पहले तैयार कर लेना चाहिए, अन्यथा आप क्या देख सकते हैं। राजेश कपूर टोकरी लेकर सब्जियां धोने चले गए और वापस आकर चावल पकाने लगे। उनके माता पिता के लिए जो चावल पकाने वाले बर्तन हैं वे छोटे हैं। राजेश कपूर ने ये सब सहजता से किया, और आप कह सकते हैं कि यह उनकी आदत थी। पत्नी, बच्चों को हाथ धुलवाने ले जाओ, मैं उन्हें खीरे दूंगा। अच्छा। राजेश ने खीरे को आधा काटा, छीला और बच्चे को चबाने के लिए दिया। घर पर तो वे इसे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर से मैंने जो खीरे तोड़े हैं उनका स्वाद अलग है। सब ने बड़े चाव से खाया। मीरा शर्मा ने भी बड़े चाव से खाया और राजेश कपूर को भी खिलाया। राजेश कपूर ने एक निवाला खाया और कहा, बहुत स्वादिष्ट। वह कीमा बनाया हुआ मांस और बैंगन, ठंडा मिश्रित लोबिया और कैंडी टमाटर बनाना चाहता है। अचानक उसे पता चला कि कुछ माता पिता के पास अभी भी लूफा है। पूछने पर पता चला कि यह कहीं और है। राजेश कपूर जल्दी से वहां पहुंचे, 2 लूफा उठाए और सूप बनाने के लिए उन्हें वापस ले आए। स्कूल ने काफी मात्रा में मांस उपलब्ध कराया, और राजेश कपूर के पास तो दुबले मांस का एक टुकड़ा भी था जो न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। मैंने बच्चों के लिए चिकन स्लाइस बनाए और ये लूफा चिकन स्लाइस सूप बन गया। अन्य अभिभावकों ने राजेश कपूर की ओर देखा और मुंह बना लिया। अफसोस, माताओं का एक समूह एक आदमी को नहीं हरा सकता। मैंने पहले भी सुना है कि जिस आदमी ने 4 बच्चों को जन्म दिया था, वही बच्चों की देखभाल और खाना बनाने के लिए घर पर ही रहता था। अब ये बात सच लगती है। उसकी पत्नी क्या करती है? कॉलेज अध्यापक। बिल्कुल नहीं। वह सुंदर है, ख्याल रखने वाला है और खाना भी बना सकता है। बकवास बंद करो, जल्दी करो और खाना बनाओ, सब खाने के लिए तैयार हैं। कितनी जल्दी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि यह कैसे करना है। राजेश कपूर के परिवार ने सबसे पहले खाना खाया। वहाँ कोई मेज, कुर्सी या स्टूल भी नहीं था, इसलिए हमें स्टोव के सामने खड़े होकर खाना पड़ता था। बच्चे पंक्तियों में इकट्ठे हुए और राजेश और मीरा शर्मा ने उनके साथ खाना खाया। अन्य बच्चे रोने वाले थे, मुख्यतः इसलिए कि मैं भूखा हूँ। एक एक करके उन्होंने अपने माता पिता से आग्रह किया, माँ, क्या आप जल्दी कर सकती हैं? मैं भी खाना चाहता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं जल्द ही काम पूरा कर लूँगा। वे कहते हैं कि 3 मोची झूगे लियांग से बेहतर हैं और संख्या में ताकत होती है। अगर आपने चिकन नहीं खाया है तो भी आपने सुअरों को दौड़ते हुए ज़रूर देखा होगा। इसे बिल्कुल असली तरीके से पकाया जाता है और यह खाने लायक भी होता है। जहाँ तक स्वाद की बात है तो ये ठीक ठाक है। अभी भी आखिरी लहर बाकी है, जिसे शब्दों में बयां करना वाकई मुश्किल है। और कोई रास्ता नहीं है। हम माता पिता और बच्चों को भूख से मरने नहीं दे सकते। शिक्षक ली उन्हें कैफेटेरिया में ले गए। हालांकि वहां भोजन तो था, लेकिन बच्चों ने कहा कि वे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता द्वारा पकाया गया भोजन खाने को नहीं मिला। उसने पूरे रास्ते अपना मुंह अपने होठों से दबाए रखा और बहुत दुखी दिख रही थी। रात्रि भोजन के बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया। शिक्षक ली आए और उन्हें बताया कि बाद में एक गतिविधि होगी। इसके बाद प्रत्येक माता पिता को एक टॉर्च दी जाएगी और शिक्षक ली रात में माता पिता और बच्चों को रहस्यों का पता लगाने के लिए साथ ले जाएंगे। इस समय तक अंधेरा हो गया था। जैसे ही बच्चों को इस रहस्यमय खेल के बारे में पता चला, वे तुरंत इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हो गए। शिक्षक ली ने माइक्रोफोन लिया और कहा, बच्चों, चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हें कार्य दूंगी। जो परिवार दिन में साथ मिलकर खाना बनाते हैं, वे एक समूह बनाते हैं। जब हम अपने बच्चों को किसी रोमांचक यात्रा पर ले जाएंगे, तो हम 10 तरह के फूल और 10 तरह के पत्ते चुनेंगे। ठीक है, अब हम जा सकते हैं। राजेश कपूर को डर था कि बाहर जाने पर बच्चे मच्छरों से कट जाएंगे,
इसलिए पूरे परिवार ने मच्छर मारने वाली दवा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा शिशुओं को सुरक्षात्मक बाधा कौशल भी प्रदान किया गया। ये देखकर अन्य अभिभावकों ने भी ऐसा ही किया। कुछ लोग अपने साथ नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने दूसरों से उधार लेकर अपने बच्चों को स्प्रे करने के लिए दे दिया। तैयार होने के बाद रात में अन्वेषण शुरू करें। रिया थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए राजेश ने उसे पूरे रास्ते अपनी बाहों में रखा। तनु ने मीरा शर्मा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उत्सुकता और घबराहट से इधर उधर देखने लगी। हर जगह मेंढकों की टर्राहट सुनी जा सकती है और कभी कभी सिकाडा की चहचहाहट भी सुनी जा सकती है। चारों ओर इतने सारे लोगों के होने के कारण तीनों खजाने अब डरे नहीं और स्वयं चलने के लिए नीचे आ गए। ये पत्तियां आसानी से मिल जाती हैं। आप चलते चलते इन्हें उठा सकते हैं और आसानी से 10 तरह की पत्तियां पा सकते हैं। जहां तक फूलों की बात है तो जमीन पर कुछ छोटे छोटे फूल हैं। बस प्रत्येक प्रकार के कुछ चुनें। विहू ने आकर पूछा, पिताजी यह मेंढकों की आवाज है ना? हाँ, वे कहाँ हैं? मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। राजेश अपने सार और मज्जा को परिष्कृत कर रहा है और उसकी सुनने की क्षमता असाधारण है। चलो, पिताजी तुम्हें मेंढक दिखाने ले चलेंगे, लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा, अन्यथा तुम मेंढकों को जगा दोगे और हम उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। राजेश कपूर अपनी पत्नी और बच्चों को एक छोटे से तालाब के पास ले गए, ध्यान से सुना और मेंढक का स्थान पता किया। टॉर्च जलाओ। सचमुच वहां पत्थर पर एक मेंढक बैठा हुआ था। एक क्षण के लिए राजेश कपूर को एक मछली की आकृति दिखाई दी। देखो, वह मेंढक है। मीरा शर्मा और बच्चे देखने के लिए आए। मेंढक रात के साथ घुल मिल जाता है और जब तक आप ध्यान से न देखें इसे पहचानना कठिन है। मीरा शर्मा चिल्लाई, माँ ने उसे देख लिया। वह चट्टान पर बैठा हुआ था। तनु ने भी कहा, मैंने भी देखा। विहू ने कुछ नहीं कहा और अन्य छोटे दोस्तों को बुलाने के लिए दौड़ा। यहाँ मेंढक हैं, आओ और उन्हें देखो। निश्चित रूप से इसने अनेक बच्चों को आकर्षित किया। इस मेंढक ने दुनिया देखी होगी, बहुत से लोगों द्वारा देखा गया होगा। इतने सारे टॉर्च की रोशनी पड़ने के बावजूद भी वह स्थिर रहा और खुशी से टर्राता रहा। पिताजी, क्या कोई टैडपोल हैं? राजेश ने अवि के प्रश्न का उत्तर दिया, शायद नहीं। इस समय तक टैडपोल छोटे मेंढकों में बदल चुके होंगे। न केवल अवि, बल्कि अन्य बच्चे भी ये सुनकर निराश हो गए। काफी कुछ देखने के बाद समूह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जब एक बड़े पेड़ के पास से गुजर रहे हों, चारों बच्चों को उस चिड़िया के घोंसले की याद आई जो उन्होंने चेन्नई में तंबू लगाते समय देखा था। रिया ने राजेश से पूछा, पापा, क्या इस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला है? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अब बहुत अंधेरा हो गया है और टॉर्च भी कमजोर है। चलो दिन में फिर कोशिश करते हैं। अच्छा, लोगों का एक समूह वहां घूम रहा था और आनंद ले रहा था। इसे वे बस एक सैर की तरह मान रहे थे। वहां ऐसी जगहें हैं जहां वे पहले कभी नहीं गए। अचानक मेरे सामने किसी ने कहा, अरे देखो, क्या ये नाशपाती है? हर कोई जल्दी से इस आनंद में शामिल होने के लिए आगे आया। मैंने कुछ पेड़ों पर माता पिता और बच्चों की भीड़ देखी। ये सचमुच नाशपाती हैं। ये बहुत बड़े लग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इनमें से कोई चुन पाऊंगा। आपको इस बारे में टीचर ली से पूछना होगा, लेकिन अगर हम उन्हें चुन भी लें तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वे इतने ऊपर हैं? यहाँ कौन पेड़ पर चढ़ सकता है? हम सब औरतें हैं। तनु ने कहा, मेरे पिताजी पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और वह इसमें अद्भुत हैं। विहू ने यह भी कहा, पिताजी पेड़ों पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे वे उड़ रहे हों, इतनी तेजी से। जब सभी ने सुना कि कोई पेड़ पर चढ़ सकता है तो वे तुरंत प्रेरित हो गए। कुछ लोगों ने तो टीचर ली को फोन करके पूछना शुरू कर दिया है कि क्या वे नाशपाती तोड़ सकते हैं। फोन रखने के बाद अभिभावक ने कहा, शिक्षक ली ने कहा कि यह ठीक है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। राजेश कपूर, बहुत सारे माता पिता और बच्चे उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे। राजेश कपूर के पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मैं कोशिश करूंगा। मीरा शर्मा ने चिंतित होकर पूछा, पति जी, सावधान रहें और खुद पर दबाव न डालें। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और अपने शरीर पर रखी चीजें उसे दे दीं। किसके पास बैग है? मुझे दे दो। मेरे पास है। राजेश कपूर ने बैग ले लिया और फिर उड़ान भरना।
सभी लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि राजेश कपूर तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे, क्या यह उड़ने वाला आदमी है? अरे, ये तो बंदर से भी तेज रेंगता है। जब तक उन्हें होश आया, राजेश कपूर ऊपर चढ़ चुके थे। मीरा शर्मा नीचे से चिल्लाई, पतिदेव सावधान। अन्य अभिभावकों और बच्चों ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, धीरे चलो, गिर मत जाना। चारों बच्चे भी नीचे से चिल्लाए, पिताजी धीरे चलिए। कुछ समय बाद राजेश कपूर नीचे आए। थैले में 6 या 7 नाशपाती हैं। इन लोगों ने पहले भी ऐसा देखा और खाया है। मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। राजेश कपूर ने एक अपने लिए रख लिया और बाकी को उन लोगों को आपस में बांटने के लिए छोड़ दिया। जब वे शिविर में वापस लौटे तो शिक्षक ली उनके हाथों में नाशपाती देखकर हैरान रह गए। तुमने नाशपाती चुनी? तुमने ये कैसे किया? ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। हम सब महिलाएं हैं, हम में ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? ये श्री कपूर ही थे जो ऊपर चढ़े और इसे उठाया। मैंने सचमुच ध्यान नहीं दिया। टीचर ली, आपने इसे नहीं देखा? यह ऐसे ही उड़ गया और पलक झपकते ही पेड़ पर जा चढ़ा। बहुत अद्भुत। बिल्कुल, ये माताएं राजेश द्वारा पेड़ों पर चढ़ते समय दिखाई गई ताकत को याद किए बिना नहीं रह सकीं। अरे, ये वास्तव में लोगों को। राजेश कपूर ने नाशपाती धोई और उन्हें छीलना शुरू कर दिया। इस नाशपाती का छिलका मोटा और गूदा खुरदुरा होता है, लेकिन ये बहुत मीठा होता है। 6 सदस्यों वाले परिवार ने बारी बारी से नाशपाती खाए और जल्द ही उन्हें खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि चारों खजांची और मीरा शर्मा अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। मैं कल कुछ और चुनूंगा। शाम को राजेश ने बच्चों के चेहरे और पैर धोने के लिए केतली में पानी उबाला। सफाई करने के बाद मैंने बच्चों को स्प्रिंग पजामा पहनाया और उन्हें सोने के लिए तंबू में ले गया। प्रिय, मैं बाहर जाकर तंबू के बाहर मच्छर भगाने वाली दवा फैला रहा हूँ। अच्छा, इस जगह पर जरूर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होंगे। अगर वे तंबू की सिलवटों से रेंगकर अंदर आ भी जाएं, तो भी बड़ों के लिए उनसे निपटना आसान होगा। यदि शिशुओं को काट लिया जाए तो उन्हें बहुत दर्द होगा, क्योंकि उनकी त्वचा बहुत कोमल होती है। पतिदेव, लियू किंग के लिए भी कुछ ले लो। अच्छा। राजेश कपूर पाउडर लेकर लियू किंग के तंबू में आए। त्यानतियान, क्या तुम सो रहे हो? एक पल के लिए बाहर आओ। त्यानतियान बाहर आया। चाचा, क्या हो रहा है? यह माँ को दे दो। यह मच्छर भगाने के लिए है। उनसे कहो कि इसे तंबू के चारों ओर फैला दें। अच्छा, माँ के साथ जल्दी सो जाओ। धन्यवाद चाचा। अलविदा चाचा। तंबू में वापस आकर बच्चे मीरा शर्मा के साथ बातें कर रहे थे। तंबू के ऊपर एक सौर लैंप लटका हुआ है। ऐसा लगा जैसे मैं समय में पीछे चला गया हूँ, जब मैं उपनगरों में यात्रा कर रहा था। बातचीत करते करते बच्चे एक एक करके सो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। इस मौके का फायदा उठाते हुए मीरा शर्मा ने शर्म से लाल चेहरे के साथ राजेश कपूर को चुपचाप छू लिया। पत्नी, तुम पागल हो। फफ। रात में पहाड़ों में तापमान तेजी से गिर गया। सौभाग्य से गर्मी का मौसम था और बिस्तर मोटा था, इसलिए ठंड बिल्कुल नहीं थी। सुबह सुबह राजेश कपूर नाश्ता बनाने के लिए उठे। जैसे ही मैं तंबू से बाहर निकला, मुझे ठंडी हवा का झटका लगा। इस समय सब कुछ धूसर कोहरे से ढका हुआ था, जो आम लोगों के लिए बहुत ठंडा होना चाहिए। लेकिन राजेश कपूर, जिन्होंने अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध कर लिया था, उन्हें केवल ताजगी महसूस हुई, ठंड बिल्कुल नहीं। शिक्षक ली ने मुझे जो चावल पकाने वाला बर्तन दिया था वह बहुत छोटा था, और अगर मैं दलिया पकाती तो राजेश कपूर को डर था कि वह भर जाएगा। ढक्कन खुलने पर राजेश कपूर को दलिया पर नजर रखनी पड़ती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजेश कपूर लियांग ने खीरा और लोबिया को मिला दिया। मैंने 7 और सफ़ेद अंडे उबाले। मैंने नाश्ता बनाया और समय देखा। अब तक कोहरा छंट चुका है और बच्चों को जगाने का समय आ गया है। जब राजेश कपूर टेंट में दाखिल हुए तो विहू जाग चुका था और मीरा शर्मा उसे कपड़े पहना रही थीं। पिताजी, चलो बाद में कुछ नाशपाती तोड़ेंगे, ठीक है? वह सचमुच खाने का बहुत शौकीन है। रात को सोने के बाद भी उसे यह बात याद रहती है। चकित तनु ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, पिताजी, मैं भी जाना चाहती हूँ। उसके बिना कोई उत्साह नहीं होगा। घुटन से अवी की नींद खुल गई और वह उठकर बोला, पिताजी, मैं शौच जाना चाहता हूँ। चलो, अपने जूते पहन लो, पिताजी तुम्हें शौचालय तक ले जाएंगे।
शौचालय यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और वहाँ जाने और वापस आने में केवल 2 मिनट लगते हैं। तंबू में वापस आकर देखा तो सभी बच्चे जाग रहे थे। मीरा शर्मा उनके चेहरे धोने के लिए पानी उबाल रही थीं। जब तक अन्य माता पिता उठे, राजेश कपूर का परिवार साफ सफाई कर चुका था और नाश्ता करने लगा था। अभिभावक नाश्ते के बाद राजेश कपूर एक थैला लेकर नाशपाती तोड़ने चले गए। कई बच्चों ने आवाज़ सुनी और उसका अनुसरण किया। राजेश कपूर इस बार पूरी तैयारी के साथ आए और एक बड़ा बैग लेकर आए जो नाशपाती से भरा था। शिविर में वापस आने के बाद माता पिता एक एक करके नाश्ता तैयार करने लगे। राजेश कपूर ने बच्चों को नाशपाती खिलाए और अपने बैग से मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली। मीरा शर्मा हैरान हुई, पतिदेव, यह आपको कहाँ से मिला? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, मैंने इसे अपने बैग में रख लिया है। क्या वहाँ है? हाँ, लेकिन शायद आपने ध्यान नहीं दिया। वास्तव में उसने यह मछली पकड़ने वाली छड़ी लाने का निर्णय अचानक ही ले लिया था, लेकिन बैकपैक में जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे केवल सिस्टम स्पेस में ही रख सकता हूँ। राजेश कपूर ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी और चारा लिया और उस तालाब में मछली पकड़ने चले गए जिसे उन्होंने पहले देखा था। उन्होंने बच्चों को चेतावनी दी, बस वहीं खड़े रहो और देखो, यहाँ फिसलन है, इसलिए नीचे मत उतरो। राजेश कपूर ने एक चट्टान पर बैठकर मछली पकड़ना शुरू कर दिया। चारों खजाने ऊपर से देख रहे थे और चर्चा कर रहे थे। अवि ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सचमुच मछलियाँ हैं? विहू ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन पिताजी ने कहा है कि वहाँ है, इसलिए यह वहाँ होना चाहिए। तनु ने निश्चयपूर्वक कहा, वहाँ मछलियाँ हैं, मैंने उन्हें कल रात देखा था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, राजेश कपूर ने एक बड़ी मछली पकड़ी और उसे पहले से तैयार किए गए थैले में डाल दिया। थैले में पानी भरकर उसे तालाब के किनारे एक पेड़ पर लटका दिया गया। उन्होंने एक मछली पकड़ी और चारों बच्चे बहुत खुश हुए। मेरे पीछे खड़े बच्चे तरह तरह की इंद्रधनुषी पादे छोड़ रहे थे। वाह, तुम्हारे पिताजी अद्भुत हैं। वे न केवल पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, बल्कि मछली भी पकड़ सकते हैं। वह खाना भी बना सकता है। मुझे ऐसे पिता से बहुत जलन होती है। मेरे पिता तो सिर्फ पीना ही जानते हैं। विहू जुवान के पिता ने कहा, मेरे पिताजी धूम्रपान या शराब नहीं पीते हैं और वह पूरा दिन हमारे साथ बिताते हैं। तनु ने दौड़कर कहा, मेरे पिताजी का खाना बहुत स्वादिष्ट है, बहुत बहुत स्वादिष्ट। रिया धीरे से अपने पिता को दिखाने की कतार में शामिल हो गई। मेरे पिताजी बहुत बहुत अद्भुत हैं। वह सब कुछ जानते हैं। तालाब पर बच्चे अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे। राजेश कपूर ने आज सुबह अच्छी फसल पकड़ी। उन्होंने ताड़ के आकार की 8 मछलियां पकड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे तालाब में इतनी सारी मछलियां होंगी। मुझे लगता है कि यहाँ कोई मछली नहीं पकड़ता, इसलिए यहाँ की मछलियाँ अनाड़ी हैं और आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। राजेश कपूर ने एक कैंची ढूंढी और मछली को अच्छी तरह से साफ किया। फिर दोपहर को बच्चों को मछली का सूप दिया। राजेश कपूर ने 2 मछलियाँ अपने लिए रख लीं और बाकी टीचर ली को बांटने के लिए दे दीं। शिक्षक ली, सामग्री स्वयं ढूंढना ठीक है। शिक्षक ली ने सभी को एक समाचार सुनाया। मैंने आज तुम्हारे लिए मुर्गियां तैयार की हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें स्वयं पकड़ना होगा। सब लोग, यह क्या है? राजेश कपूर ने मछली तैयार करने के बाद बच्चों को सब्जियां तोड़ने के लिए ले गए। उनके पीछे बच्चों का एक समूह भी था। माँ के साथ खाना बनाने का क्या मतलब? इन अंकल के साथ खाना बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और जब उन्होंने सुना कि वे चिकन खाने वाले हैं, तो वे भी इस आनंद में शामिल होना चाहते थे। जब बच्चों के माता पिता ने ये सुना तो वे भी वहाँ आ गए। मुर्गी घर बहुत साफ था, शायद उसे साफ किया गया था और अंदर लगभग 10 या 20 मुर्गियां थीं। राजेश कपूर के अंदर आने और एक चुनने का इंतजार करें। मैंने टीचर ली से कहा, आप चिकन को साफ करने के लिए कैफेटेरिया में दे सकते हैं। राजेश कपूर ने एक मुर्गे को पकड़ा, उसके पंखों को अपने पीछे के हाथ से मोड़ा और मुर्गा तुरंत आज्ञाकारी हो गया। उनके पीछे खड़े अन्य माता पिता ने शर्मिंदगी से पूछा, क्या तुम मेरे लिए भी एक मुर्गी पकड़ सकते हो? अच्छा। बिना कुछ कहे राजेश कपूर ने फुर्ती से चिकन पकड़ लिया। मुर्गी घर में मुर्गियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और सभी मुर्गियां वितरित कर दी गई हैं।
माता पिता मुर्गियों को प्रसंस्करण के लिए कैफेटेरिया ले गए और 1 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद उनका प्रसंस्करण किया गया। मुर्गे के दिल और जिगर भी रखे जाते हैं और उन्होंने पहले ही उनके लिए लकड़ी काट ली थी, इसलिए उन्हें वापस जाकर यह काम करना था। माता पिता के चेहरे पर बहुत दुख था। उन्हें खाना पकाने में परेशानी होती है, वे चिकन कैसे भून सकते हैं? क्या आप उनके बारे में बहुत अधिक सोचते हैं? कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता कि यह कैसे करना है तो बस एक ट्यूटोरियल खोज लें। कुछ ने ट्यूटोरियल का अध्ययन किया, जबकि अन्य ने घर पर अपनी चाची को फ़ोन करके प्रश्न पूछे। राजेश कपूर ने इससे निपटना शुरू कर दिया है। पानी से धोते समय चिकन को काटने से बचे हुए छोटे हड्डियों के कांटों को धो लें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग सब्जियों को उबालकर वहीं छोड़ देते हैं। खाते समय इसमें बहुत सी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो स्वाद को बहुत कम कर देती हैं। इसके अलावा इसे खाने से बच्चों को आसानी से चोट लग सकती है। पत्नी, जाकर टीचर ली से पूछो कि क्या यहाँ कोई आलू है। अच्छा, ये भुना हुआ चिकन है, देशी चिकन नहीं। इसे ब्रेज़ करना बिल्कुल सही है। थोड़ी देर बाद मीरा शर्मा वापस आ गईं। शिक्षक ली ने कहा कि सर्दियों के खरबूजों के पास आलू लगाए गए हैं। राजेश कपूर ने सोचा और कहा, पत्नी तुम यहीं रहो और देखो, मैं जाकर देखता हूं कि कहीं आलू तो नहीं हैं। चारों खजांची खेल रहे थे और जब उन्हें पता चला कि राजेश कपूर जा रहे हैं तो वे उनके पीछे चले गए। राजेश कपूर तरबूज के खेत में आए, कुछ देर खोज की और अंततः उन्हें कुछ आलू मिल गए। उपज बहुत कम होती है और जो उगते हैं वे स्पष्ट नहीं होते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसकी खोज पहले नहीं की गई। आलू मिट्टी में उगते हैं। राजेश कपूर ने जोर से खींचकर आलू का एक पौधा उखाड़ लिया। नीचे दिए गए आलू बहुत छोटे हैं, संभवतः पानी और मिट्टी के कारण। राजेश कपूर ने 2 पौधे उखाड़ लिए और बच्चों के साथ आलू तोड़ने चले गए। जब अन्य अभिभावकों ने ये देखा तो उन्होंने तुरंत पूछा कि आलू कहाँ से आए। कुछ शीतकालीन तरबूज की तरफ है, अंदर की ओर। अन्य माता पिता ये समाचार सुनकर दौड़े चले आए क्योंकि उन्हें डर था कि यदि देर हो गई तो सारे आलू तोड़ लिए जाएंगे। मीरा शर्मा चारों बच्चों को आलू धोने के लिए ले गईं, जबकि राजेश कपूर मछली का सूप और ब्रेज्ड चिकन नगेट्स बना रहे थे। मेरी पत्नी और बच्चों, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। एक अभिभावक पास से गुजर रहा है। मीरा शर्मा थोड़ी शर्मिंदा थीं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये सब मेरे पति कर रहे हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों के साथ खेलने और कभी कभी उनकी मदद करने के अलावा मैं और कुछ नहीं करता था। जिस तरह से उन माताओं ने मेरी ओर देखा, उससे मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह से नींबू का रस निकल पड़ेगा। इससे उसे एक ही समय में बुरा और दोषी महसूस हुआ। राजेश कपूर ने चावल पकाया, आलू के साथ चिकन पकाया, मछली का सूप बनाया और तरबूज तला। जबकि बाकी सभी लोग अभी भी व्यस्त थे, परिवार ने खाना शुरू कर दिया था। त्यान का उनके साथ सबसे अच्छा रिश्ता है। वह इतनी भूखी थी कि उत्सुकता से उनकी तरफ देख रही थी। ये बहुत दयनीय है। राजेश कपूर ने उसे चावल का कटोरा दिया और कहा, आओ साथ में खाएं। अन्य बच्चे केवल असहाय होकर देख सकते थे। कुछ बच्चे तो लगभग रो रहे थे। माँ, क्या आप ठीक हैं? ये जल्द ही हो जाएगा, एक क्षण रुको। प्रत्येक समूह में 2 परिवारों के लगभग 14 समूह थे। और हाँ, वे सब माएँ हैं। जब राजेश देखता है कि बच्चे भूखे हैं तो वह मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाता। संदेह से बचें। और शिक्षक ली हमेशा कोई रास्ता निकाल लेते हैं। रात के खाने के बाद मीरा शर्मा बर्तन धोने चली गईं और राजेश कपूर बच्चों को फल ढूंढने ले गए। शिक्षक ली से पूछने पर मुझे बताया गया कि वहां तरबूज मिलेंगे, जो लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी पर है। लेकिन यह वास्तव में अस्तित्व में है या नहीं, यह अज्ञात है। राजेश अंगूर खाना चाहता था, लेकिन अंगूर थोड़े खट्टे थे और बच्चों को पसंद नहीं आए। जैसे ही राजेश को पता चला कि वहां तरबूज है, उसने चारों खजाने बाहर निकाल लिए। यदि तरबूज न भी हो तो भी भोजन के बाद टहलने से भोजन पचाने में मदद मिल सकती है। मैं लगभग 20 मिनट तक चला, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजेश कपूर ने थोड़ा आगे चलने का निर्णय लिया और उन्हें सचमुच एक तरबूज का खेत दिखाई दिया। हालांकि वहां एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, चोरी न करें, निगरानी है,
कृपया अपना सम्मान करें, उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इससे ये भी सिद्ध होता है कि तरबूज वास्तव में है। कुछ देर खोजने के बाद मुझे एक तरबूज का शेड दिखाई दिया। कोई इसकी रखवाली कर रहा है। राजेश बच्चों को वहां ले गया। एक बूढ़ा आदमी ताड़ के पत्ते के पंखे से हवा कर रहा था। उस आदमी को उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते देख उसने पूछा, तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? राजेश कपूर बोला, मालिक, यहाँ तो बहुत गर्मी है ना। हम बस अपनी प्यास बुझाने के लिए तरबूज खरीदना चाहते हैं। आपको कितने चाहिए? बूढ़े की नज़र चारों खजानों पर पड़ी। 2.5 रुपये प्रति पाउंड, अपने लिए एक चुन लो। राजेश कपूर खुश हुए। धन्यवाद बूढ़े आदमी, धन्यवाद। चारों बच्चों ने भी बहुत आज्ञाकारी ढंग से बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। अभी तक जिस वृद्ध का चेहरा कठोर था, अब वह मिलनसार और सौम्य लग रहा है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विहू ने उत्तर दिया, शिक्षक हमें यहाँ लेकर आए थे और कहा था कि यहाँ एक गतिविधि चल रही है। सचमुच? कौन सी घटना? तनु मुस्कुराई और बोली, मैं एक तंबू में रहती हूँ और अपने पिताजी को खाना बनाने देती हूँ। मेरे पिताजी अद्भुत हैं। वे मछली पकड़ सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। वे सुपरमैन जैसे हैं। वाह, पिताजी कितने अद्भुत हैं। चारों खजानों ने बूढ़े आदमी के साथ बातचीत की। राजेश तरबूज तोड़ने गया। बूढ़े ने उसे तौलने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने हाथ हिलाकर कहा, छोड़ो भी, ये तो बस एक तरबूज है। इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मैं तुम्हें दे दूंगा। राजेश कपूर थोड़ा हैरान हुए। बूढ़े आदमी की नज़र 4 खजानों पर पड़ी। यह इन नन्हे प्यारे बच्चों के लिए एक उपहार है। राजेश कपूर ने बूढ़े की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया। 4 खजानों, दादाजी को धन्यवाद कहो। दादाजी, धन्यवाद। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। आपका स्वागत है। उन्होंने लू लिनफेंग को चेतावनी दी, गर्म तरबूज खाने से तुम्हें दस्त हो जाएंगे। इसे थोड़ी देर रखा रहने दो और फिर ठंडे पानी में भिगो दो। अच्छा। बच्चों ने दादाजी को अलविदा कहा। वापस आते समय चारों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और लिटिल वाइट रैबिट गीत गाए। राजेश कपूर मुस्कुराते हुए हाथों में तरबूज लिए पीछे पीछे आ रहे थे। थोड़ी देर चलने के बाद मैंने मीरा शर्मा और लियू किंग को सड़क के किनारे खड़े देखा। त्यान जमीन पर बैठ गई। उसे पता नहीं था कि वह क्या देख रही है। तनु जोर से चिल्लाई, त्यान। सबने ऊपर देखा। त्यान ने अपने हाथ से छोटी लकड़ी की छड़ी फेंक दी और दौड़कर आए। अरे चाचा, आपको ये तरबूज कहाँ से मिला? तनु मुस्कुराए और बोली, हम काफी देर तक चले और ढेर सारे तरबूज देखे। हम मूलतः तरबूज खरीदना चाहते थे, लेकिन दादाजी ने कहा कि वे इसे हमें उपहार के रूप में देंगे। ये बहुत बढ़िया है दादाजी। त्यान ने तनु का हाथ पकड़ा और फिर रिया का हाथ पकड़ा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिलचस्प दिखाता हूँ। यहाँ ढेर सारी चींटियाँ हैं। चींटियाँ? कहाँ? चारों खजानों को चींटियों ने तुरंत आकर्षित कर लिया। राजेश ने कहा, मैं पहले तरबूज भिगोता हूँ। जब वह शिविर में वापस लौटा तो सभी माताओं की नज़र उसके तरबूज पर पड़ी। राजेश कपूर की बातें सुनकर कई माताएं तरबूज बेचने चली गईं। करीब 20 मिनट बाद राजेश ने मीरा शर्मा को एक संदेश भेजा। उसे बच्चों को तरबूज खाने के लिए वापस लाने दो। तरबूज खाने के बाद मैं सो गया। राजेश कपूर ने अपने बच्चे के लिए एक बड़ा फल चुना और कुछ लियू किंग के समूह को दे दिया। चारों खजानों को अन्य तरबूजों से स्वयं निपटने दें। वे इसे अपने पास रख सकते हैं या कक्षा में अपने दोस्तों को दे सकते हैं। ये स्पष्ट है कि अभी तनु और विहू के अधिक मित्र हैं। 3 खजानों का कम उपयोग करें। ये सब राजेश की उम्मीदों के अनुरूप ही था। क्या उसे नहीं पता था कि उसके बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा? तरबूज खाने के बाद मैं बच्चों को झपकी लेने के लिए ले गया। रात, शिक्षक ली ने प्रत्येक समूह को नूडल्स वितरित किए। मेरा मतलब यह है कि चलो आज रात हम सब मिलकर नूडल्स खाएंगे। ये बहुत आसान है। राजेश ने सीधे टमाटर अंडे बनाए। माता पिता के लिए नूडल्स बनाना वास्तव में उनके पाक कौशल की परीक्षा की मांग नहीं करता। ये कहा जा सकता है कि यह माताओं द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे आनंददायक भोजन है। रात के खाने के बाद शिक्षक ली और कुछ स्टाफ सदस्यों ने एक आउटडोर मूवी स्क्रीन स्थापित की और शिशुओं को एनिमेटेड फिल्में दिखाईं।
सभी ने फिल्म देखी। रुमाल पलटने का खेल खेलते समय माता पिता को भी इसमें भाग लेना चाहिए और बच्चों के साथ खेल खेलना चाहिए। एक क्षण के लिए पूरा शिविर हंसी से भर गया। जैसे ही रात हुई, मजदूरों ने अलाव जलाया। माता पिता और बच्चे कैंप फायर के पास एक साथ बैठे खेल खेल रहे थे, गा रहे थे और नाच रहे थे। अंत में जिस परिवार को शिक्षक ली ने बुलाया था वह सभी के लिए प्रदर्शन करेगा। कक्षा में स्टार परिवार होने के नाते यह उम्मीद की जा रही थी कि राजेश कपूर के परिवार को चुना जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह का शो करने वाले हैं। कृपया मुझे तैयारी के लिए 1 मिनट दीजिए। जैसे ही शिक्षक ली ने बोलना समाप्त किया, विहू ने सुझाव दिया, क्यों न हम साथ मिलकर गाएं। राजेश कपूर ने कहा, आप लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। मम्मी पापा आपको पूरा सहयोग देंगे। विहू ने गाने का सुझाव दिया और तनु ने शो करने का निर्णय लिया। गायन में इतना मज़ा क्या है, क्यों न हम स्नो वाइट का प्रदर्शन करें। त्यान, जो पास ही खड़ा था, सबसे पहले खड़ा हुआ और उसे पूरा समर्थन दिया। बस स्नो वाइट बजाओ, हम स्नो वाइट देखना चाहते हैं। शिक्षक ली ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने फैसला कर लिया है, गाना या प्रदर्शन? तनु चिल्लाई, गुरुजी, हम स्नो वाइट का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विहू को कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी ठीक है। तनु ने तुरंत निर्णय लिया, माँ आप स्नो वाइट का किरदार निभाएं और पिताजी राजकुमार का किरदार निभाएं और फिर हमारे पास 4 बौने होंगे। मीरा शर्मा ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मम्मी आपकी बात मान लेंगी। शिक्षक ली ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, अब हम स्नो वाइट की कहानी का आनंद लें जो वे हमारे लिए लेकर आए हैं। तनु न केवल बौने की भूमिका निभाती है बल्कि कहानी का वर्णन भी करती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। जब वह बहुत छोटी थी तब उसकी मां का देहांत हो गया था। उसके पिता ने दूसरी रानी से शादी कर ली थी, लेकिन रानी उसे सचमुच बहुत नापसंद करती थी। रानी के पास एक जादुई दर्पण है। इस बिंदु पर तनु ने मीरा शर्मा को आंख मारी और फुसफुसाया, माँ अब आप रानी हैं। तभी मीरा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी, ऐसा लगता है कि मुझे कई भूमिकाएं निभानी होंगी। तनु ने बताया, रानी इस जादुई दर्पण से हर दिन पूछती है। मीरा शर्मा ने अपनी बेटी की ओर देखा और जल्दी से जवाब दिया, आयना, आयना, मुझे बताओ दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? तनु ने राजेश कपूर को आंख मारी। राजेश तुरंत समझ गया, मेरी प्यारी रानी, स्नो वाइट दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। मीरा शर्मा ने तुरंत कहा, असंभव, मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ। अरे, मुझे नहीं पता कि मैंने ये पंक्तियाँ क्यों पढ़ी, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन तीर तो डोरी पर है और उसे चलाना ही होगा। तनु ने बताया। ये जानकर रानी बहुत क्रोधित हुई और उसने एक शिकारी को बुलाया। मीरा शर्मा, ओह, अब तो मुझे खुद ही यह कहना पड़ेगा। मीरा शर्मा ने कहा, मैं तुम्हें स्नो वाइट को मारने का आदेश देती हूँ। तनु को छोड़कर बाकी सभी लोग भ्रमित थे और उन्हें पता नहीं था कि यह शिकारी कौन था। तनु ने विहू को आंख मारी। विहू को तुरंत समझ आ गया और उसने अतिरंजित भावभंगिमाओं और पंक्तियों के साथ कहा, आह मेरी प्यारी रानी, मैं यह मिशन लूंगा। मैं तुम्हें स्नो वाइट का दिल दूंगा। रानी की भूमिका निभा रही मीरा शर्मा, रुकिए, मैंने कब कहा कि मुझे दिल का दौरा पड़ना चाहिए? तनु ने कहा। तो शिकारी ने स्नो वाइट का पीछा किया, उसका दिल चुराने और उसे मारने के इरादे से। मीरा शर्मा को तनु की कही बात याद आ गई कि वो स्नो वाइट है। जैसे ही वो अपनी बात आगे बढ़ाने वाली थी, उसने देखा कि तनु रिया को आंख मार रही है। कृपया मुझे मत मारो, ठीक है? मैं एक अच्छा इंसान हूँ। विहू, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें इतना सुंदर किसने बनाया? रिया, क्या सुंदर होना पाप है? जब सभी ने ये 2 वाक्य सुने तो वे तुरंत चौंक गए। हर कोई अपनी हंसी रोक नहीं सका। विहू ने क्रूर होने का नाटक किया, ये सही है, सुंदर होना पाप है। रानी से ज्यादा सुंदर तुम्हें किसने बनाया? उसने मुझे तुम्हें मारने के लिए कहा था। रिया चौंक गई। नहीं, तनु बताती है, शिकारी ने देखा कि स्नो वाइट कितनी दयालु है, इसलिए उसने उसे जाने देने का फैसला किया। तो स्नो वाइट एक छोटे से घर में भाग गई। वह प्यासी और भूखी थी। जब उसने मेज पर कुछ स्वादिष्ट भोजन देखा और उसे खाने ही वाली थी, तो 6 बौने अचानक प्रकट हो गए।
6. दंपति दंग रह गए, क्या उन्हें भी इसमें शामिल किया गया था? इसलिए वे दोनों बौनों की तरह व्यवहार कर रहे थे। उनकी ऊंचाई बहुत अधिक थी। तनु सबसे पहले बोली, तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? और तुम हमारा खाना खाना चाहते हो? तुम चोर हो। रिया ने जल्दी से समझाया, मैं चोर नहीं हूँ। मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मैं एक राजकुमारी भी हूँ। मेरा काफ़ी देर से पीछा किया जा रहा है और मुझे प्यास और भूख लगी है, इसलिए मैं कुछ खाना चाहती हूँ। तनु ने बहुत सहजता से कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। राजेश कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाए, हमारे लिए इस पर विश्वास कर लेना ठीक नहीं है। तनु ने कहा, वह इतनी सुंदर है, वह झूठ कैसे बोल सकती है? अवि ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति जितना अधिक सुंदर होता है, उसके झूठ बोलने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तनु बोली, और क्या कर सकते हैं हम? उसे बाहर भूखा मरने दें। विहू ने कहा, अंदर आओ और जो चाहो खाओ। रिया ने मधुर स्वर में कहा, धन्यवाद। तनु ने कहा, तभी रानी को जादू की दुनिया से पता चला कि स्नो वाइट मरी नहीं है, इसलिए उसने शिकारियों को बुलाया। शिकारी कौन है? राजेश कपूर ने याद दिलाया, विहू, तुम शिकारी हो। मीरा शर्मा ने सोचा, हाँ, मैं अभी भी रानी हूँ। वह शीघ्र ही बौनों के समूह से अलग हो गई और रानी बन गई। तुमने स्नो वाइट को नहीं मारा? क्यों? विहू द्वारा अभिनीत शिकारी ने कहा, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। मीरा शर्मा, तनु ने बताया, तो रानी ने स्नो वाइट को स्वयं मारने का निर्णय लिया। उसे एक जहरीला सेब मिला और वह स्नो वाइट को ढूंढने चली गई। तनु की बात मानकर मीरा शर्मा ने हाथ में सेब होने का नाटक किया और रिया की ओर चल पड़ी, जो स्नो वाइट थी। मीरा शर्मा ने जानबूझकर उसका गला दबाया और पूछा, प्यारी बच्ची, क्या तुम सेब खाना चाहती हो? रिया ने सीधे मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अरे, आप दिनचर्या का पालन क्यों नहीं करते? मीरा शर्मा ने फुसलाते हुए कहा, इसे खाओ, ये सेब बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। रिया ने पूछा, चूंकि आपने इसे इस तरह रखा है, तो आप इसे क्यों नहीं आजमाते? मीरा शर्मा, वहां मौजूद भीड़ पागलों की तरह हंसने लगी। ये परिवार बहुत मज़ेदार था। मुझे लगता है तनु अब ये सब और नहीं देख सकती थी। स्नो वाइट प्यासी है, वह सेब खाना चाहती है। वो रिया ने स्वाभाविक रूप से कहा, तो मैं भी चख कर देखूंगी। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मीरा शर्मा, उसने सेब रिया को दे दिया। खाली मुट्ठी में 3 खजानों को पकड़ने के बाद वह सेब खाने का नाटक करने लगा। उसने इसे खाया और कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट है, और यह वास्तव में ऐसा ही दिख रहा था। तनु ने कहा, अचानक स्नो वाइट का गला घुट गया और वह गिर पड़ी। रिया ने उसकी गर्दन ढक ली और फिर शान से नीचे गिर पड़ी। तनु ने आगे कहा, इस समय 5 बौने वापस आ गए। ओह, क्या पहले 6 नहीं थे? सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि यह अतिरिक्त व्यक्ति कौन है। तनु ने राजेश कपूर को आंख मारी। राजेश कपूर समझ गए, उन्होंने अनुमान लगाया कि यह कोई राजकुमार होगा। कई बौने स्नो वाइट को घेरकर भावुक होकर हंस रहे थे। आह, स्नो वाइट, तुम्हें क्या हुआ है? उठो, मेरी बेचारी स्नो वाइट, क्या तुम ठीक हो? क्या बेचारी स्नो वाइट मर गई? दर्शक अपनी हंसी रोक नहीं सके। तुम रो रहे हो, फिर इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहे हो? बौनों में से तनु की आवाज आई, इस समय राजकुमार आया। जाहिर है, राजेश राजकुमार है। जैसे ही राजेश आगे बढ़ने वाला था, विहू, जो राजकुमार बनना चाहता था, पहले कूद पड़ा। वाह, मेरी राजकुमारी, तुम्हें क्या हुआ है? इस समय राजेश कपूर थोड़ा हैरान होकर खड़े हो चुके थे। तनु भी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन विहू बहुत खुश था। उसने रिया का सिर जोर से हिलाया। राजकुमारी, स्नो वाइट, कृपया जाग जाओ। रिया को इतनी जोर से हिलाया गया कि उसके सिर में दर्द होने लगा और उसके पास धीरे धीरे उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। स्नो वाइट इस तरह जाग उठी। तनु ने आगे कहा, जब राज्य को इस बात का पता चला, तो उन्होंने रानी को मार डाला। रानी मीरा शर्मा ने अपना सीना ढांक लिया और राजा से बोली, मैं यह नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। इस समय वह ड्रामा क्वीन भी बन गई। तनु का निष्कर्ष, तो स्नो वाइट और राजकुमार भाई बहन बन गए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। सब लोग, क्या ये स्नो वाइट की कहानियां है?
प्रदर्शन के बाद सभी लोग हंसे और प्रशंसा में तालियां बजाईं। शिक्षक ली ने हंसी दबाते हुए कहा, सभी लोग, आप इस प्रदर्शन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ। शिक्षक ली, तो फिर हम उनकी सराहना करें, ठीक है। अच्छा, राजेश कपूर के परिवार का अंत बहुत अच्छा हुआ। कुछ माता पिता अपने बच्चों को सोने के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि अन्य अभी भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं। विहू इतने अच्छे मूड में है कि वह निश्चित रूप से इतनी जल्दी सोने नहीं जाएगा। अवि और तनु का तो जिक्र ही नहीं, जो इस मस्ती में शामिल होना पसंद करते हैं। केवल रिया ही अच्छी बच्ची है जो समय पर सो जाती है। मीरा शर्मा पूरे दिन बच्चों के साथ खेलती रही और इतनी थक गई कि वह रिया के साथ सो गई। राजेश कपूर ने तीनों हस्कीज को देखा जो बहुत खुश थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 बच्चों की देखभाल करना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे सामान्य लोग बिना किसी शारीरिक श्रम के कर सकें। लियू किंग की बेटी तियान के साथ 3 हस्की काफ़ी देर तक खेलते रहे और अंत में वह इतनी थक गई कि उसे सो जाना पड़ा। थोड़ी देर खेलने के बाद राजेश ने बच्चों को पानी दिया। ऐसा लगता है कि अब सोने का समय हो गया है, इसलिए मैं बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन शिक्षक ली ने कहा कि यह आखिरी दिन है। नाश्ते के बाद सभी लोग अपने अपने तंबू समेटकर घर चले गए। मीरा शर्मा का काम बच्चों की देखभाल करना है और सामान पैक करना और टेंट लगाना जैसे काम राजेश कपूर पर छोड़ दिए गए हैं। नाश्ता कैफेटेरिया में खाया जाता है। नाश्ते के बाद हमने स्कूल द्वारा हमारे लिए व्यवस्थित बस पकड़ी। किसी सहपाठी के घर के पास से गुजरते समय कार रुक जाएगी और अभिभावक तथा बच्चे उतरकर घर चले जाएंगे। इस बार माता पिता और बच्चों दोनों ने खूब आनंद उठाया और अगली बार भी ऐसा ही अनुभव करना चाहते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो लगभग 10 बज चुके थे। फ्रिज में सब्जियां और मांस था और राजेश कपूर ने जल्दी से दोपहर का भोजन बनाना शुरू कर दिया। मीरा शर्मा सोफे पर सो गईं, जबकि बच्चे खेल रहे थे। एयर कंडीशनर चालू होने के कारण मीरा शर्मा को नींद आने लगी। रात के भोजन तैयार है, राजेश कपूर चिल्लाया। दोपहर के भोजन के बाद राजेश ने बच्चों को अपने कमरे में सोने के लिए जाने को कहा और वह मीरा शर्मा के साथ सो गया। इस दिन समुदाय में किसी ने सामग्री दान का आयोजन किया। आप उन चीज़ों को दान कर सकते हैं जिनकी आपको अब आवश्यकता नहीं है, तथा उन वस्तुओं का स्रोत तथा खातों का पता सार्वजनिक कर दिया जाएगा। जब राजेश कपूर के परिवार को पता चला, बच्चों, जिन खिलौनों से तुम नहीं खेलते या जिन पुस्तकों की तुम्हें अब आवश्यकता नहीं है, उन्हें निकालकर माँ और पिताजी को दे दो। राजेश और मीरा शर्मा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पूरी दोपहर काम करने के बाद सभी वयस्कों का सामान पैक कर दिया गया। राजेश कपूर अपने स्कूल के कपड़े, बैग और अन्य सामान व्यवस्थित कर रहे थे। साथ ही दैनिक आवश्यकताएं जो घर पर जरूरी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी हैं, आदि। पहले प्रसव के दौरान 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए छोटे कपड़े उपलब्ध होते थे। बाद में ये सारी चीजें अनलान की मां ने छीन लीं। ऐसा कहा जाता है कि यदि कुछ महीने का बच्चा दूसरे लोगों के छोटे कपड़े पहनता है तो उसकी देखभाल करना आसान होता है। देखो, अवि और विहू जो भी चीजें पहले इस्तेमाल करते थे, वे सब छीन ली गईं। केवल तनु और रिया ही बचे थे। इस बार राजेश ने उन सभी कपड़ों को छांटकर दान कर दिया जो उन्होंने 3 साल की उम्र से पहले पहने थे। मीरा शर्मा ने प्रसव से पहले पहने जाने वाले मातृत्व वस्त्र तथा ऐसे वस्त्र जिन्हें अक्सर नहीं पहना जाता था, का चयन किया। लिविंग रूम तक इंतजार किया। बच्चे बिल्कुल भी सफाई नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ खेल रहे हैं। राजेश कपूर ने पूछा, क्या हमने आपसे उन खिलौनों को अलग करने के लिए नहीं कहा था जिनसे आप नहीं खेलते, और उन कहानियों की पुस्तकों को अलग करने के लिए नहीं कहा था जिन्हें आप नहीं पढ़ते? तब बच्चों को एहसास हुआ कि वे तो केवल खेल रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मीरा शर्मा ने सामान पैक किया और उसे व्यवस्थित किया। राजेश ने बच्चों की साफ सफाई का बीड़ा उठाया। बच्चों को नवीनता पसंद होती है और पुरानी चीजें नापसंद होती हैं, तथा वे हर समय एक ही चीज खरीदना पसंद करते हैं। कुछ खिलौने खेलते समय गायब हो जाते हैं। कुछ लोग इनके साथ खेलते समय रुचि खो देते हैं और खरीदते रहते हैं, हमेशा नया पसंद करते हैं और पुराने से ऊब जाते हैं। राजेश कपूर समय समय पर इन खिलौनों को कीटाणुरहित करते रहते हैं, इसलिए वे नए और साफ दिखते हैं।
राजेश कपूर ने खिलौनों की एक टोकरी उठाई और कहा, जिन खिलौनों से तुम नहीं खेलते उन्हें इसमें डाल दो। सिर्फ अच्छे खिलौने, बुरे नहीं। उन्हें बेबी रैटल या बेबी रैटल की जरूरत नहीं है। वहाँ कुछ पुराने और घिसे पिटे खिलौने भी थे और यद्यपि बच्चे उन्हें छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, फिर भी उन्होंने उन्हें उसमें डाल दिया। आधे घंटे से भी कम समय में सभी खिलौने हटा दिए गए। उनके खिलौनों का पहाड़ आधा खत्म हो गया। राजेश कपूर ने उनसे किताबें छांटने को कहा। मैंने टूटे हुए खिलौनों की भी जांच की, ये देखने के लिए कि क्या उन्हें ठीक करने का कोई तरीका है। कुछ पेंच ढीले हैं, उन्हें कस दीजिए। उनमें से कुछ के हाथ और पैर टूट गए थे, लेकिन स्थापना के बाद वे ठीक हो गए। अगर कुछ कपड़े खराब हो जाते तो राजेश उन्हें सुई धागे से सिल देता। मीरा शर्मा नीचे गईं और उन्हें साफ सफाई में मदद करने आईं। मूलतः ऐसा कहा गया था कि ये खिलौने निशा राव के खेलने के लिए छोड़े गए थे। हालांकि निशा राव को खिलौनों की कमी नहीं होनी चाहिए। खिलौनों को डिब्बे में रखने के बाद जब मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि बच्चा पढ़ना शुरू कर चुका था। दंपति एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राजेश कपूर पास आए और टोकरी नीचे रख दी। चलो, जो किताबें तुम नहीं पढ़ रहे हो उन्हें इसमें रख दो। अधिकांश पुस्तकें जो मैं नहीं पढ़ता वे केवल कुछ पृष्ठों वाली चित्र पुस्तकें होती हैं तथा उन पर कुछ शब्द होते हैं। अन्य में वस्तुओं को पहचानना, रंगों को पहचानना आदि शामिल हैं। सफाई के बाद अब रात का खाना बनाने का समय है। राजेश कपूर कुछ बक्से लेकर बाहर गए और गेट पर पंजीकरण कराया। कोई पहले से ही गेट पर हमारा पंजीकरण कर रहा है। यद्यपि वे सभी एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन राजेश वास्तव में अपने किसी भी पड़ोसी को नहीं जानता था। मैं अपने बेटे को सैर पर ले जा रहा था और जब मैं रैम्बो को टहला रहा था तो मेरी मुलाकात कुछ परिचित चेहरों से हुई। आगंतुक ने सिर हिलाकर राजेश कपूर का अभिवादन किया। उसने छोटे बड़े बक्सों पर नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, काफी सामान है। राजेश हंसा और बोला, ज्यादातर तो बच्चों के कपड़े और खिलौने हैं। आगंतुक ने सिर हिलाया और कहा, मेरे पास बस कुछ कपड़े और सामान हैं। कोई व्यक्ति समुदाय के बाहर पर्चे बांट रहा था और संयोग से उसने ये शब्द सुने, जिससे वह तुरंत उत्साहित हो गया। उन्होंने राजेश कपूर को नमस्कार किया। भैया, बच्चे की उम्र क्या है? क्या आप हमारी बैलेंस बाइक रेस में शामिल होना चाहेंगे? हम 2-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खुले हैं। राजेश अपने बच्चों को जल्दी शिक्षा दिलाने की जल्दी में नहीं है। बच्चों को अभी भी अपना बचपन मिलना चाहिए। ठीक वैसा एपीपी ई-कॉमर्स द्वारा संचालित स्टोर्स में 4 खजानों की तस्वीरें देखने के बाद कुछ लोगों ने अरुण कुमार से संपर्क किया। मैं 4 खजानों को पैकेज करना चाहता हूं और फिर कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूं और मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना चाहता हूं। अरुण कुमार ने राजेश की मंशा बताई और मना कर दिया। कुछ लोग तो अब 4 खजानों के इमोटिकॉन भी बनाते हैं। उन प्यारे और मनमोहक बच्चों में 4 खजाने अवश्य होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना शुरू किया, लेकिन राजेश कपूर ने इन सब की अनदेखी की। लेकिन एक बात तो तय है, राजेश अपने बच्चों के साथ कई तरह की चीजें आजमाएगा। उदाहरण के लिए, तैरना सीखना, बाहरी गतिविधियों में भाग लेना, प्रकृति के करीब जाना और विभिन्न फसलों के बारे में सीखना। आजकल कई बच्चे बैलेंस बाइक चलाना सीख रहे हैं। उन्होंने भी वीडियो देखा था, लेकिन इसके बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा। राजेश कपूर ने सोचा, मेरा बच्चा ये करना नहीं जानता। ये देखकर कि राजेश तैयार है, दूसरा पक्ष तुरंत मामले पर चर्चा करने के लिए समुदाय में चला गया। सामान्यतः वे ऐसी जगह में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरे पक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका बच्चा कितने साल का है? 3 साल का। दूसरे पक्ष ने बताया। बच्चों की बैलेंस बाइक, जिसे स्कूटर भी कहा जाता है, एक प्रकार की बच्चों की खिलौना कार है, जिसकी उत्पत्ति कंट्री डी में हुई थी और अब ये बहुत लोकप्रिय है। 2 से 6 वर्ष की आयु के शिशुओं के लिए उपयुक्त इस तरह की बैलेंस बाइक पैडल और चेन के बिना साइकिल की तरह है। बच्चे अपने पैरों को पीछे की ओर धकेलकर आगे की ओर खिसक सकते हैं, जिससे उन्हें अपने अंगों की गतिविधियों का अभ्यास करने और अपने समन्वय और संतुलन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। राजेश कपूर ने धैर्यपूर्वक सुना। प्रतियोगिता में अभी 1 सप्ताह बाकी है। इस हफ्ते का समय कुछ भी नहीं है। हम 1 हफ्ते तक पढ़ा सकते हैं और फिर बच्चों को इसका अनुभव करा सकते हैं।
ग्रेड महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को व्यायाम के लिए ले जाया जाए। राजेश फ्लायर को देखता है। इसमें लिखा है 100 लोगों का प्यारा बच्चा बैलेंस बाइक चैलेंज। ये कार्यक्रम एक सप्ताह बाद आयोजित किया जाएगा और इसमें 2-5 वर्ष की आयु के बच्चे भाग ले सकेंगे। मैंने आयोजक राजेश के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन यह एक बैलेंस बाइक क्लब है। फ्लायर पर अगला लेख कार्यक्रम की विषय वस्तु का था। इसमें बहुत अधिक सामग्री थी, इसलिए राजेश कपूर ने इसे जल्दी से पढ़ लिया। मोटे तौर पर सभी प्रतियोगियों को 200 रुपये मूल्य का निःशुल्क प्रतियोगिता पैकेज मिलेगा। सभी प्रतियोगियों को प्रतियोगिता शुरू होने से पहले रेफरी के निर्देशों का पालन करना होगा तथा पंजीकरण के लिए तुरंत पंजीकरण क्षेत्र में जाना होगा तथा अपनी प्रारंभिक दौड़ लेन बनानी होगी। दौड़ शुरू होने से 10 मिनट पहले दौड़ स्थल पर पहुंचें और साइन इन प्रक्रिया पूरी करें। अगर आपका नंबर 3 बार पुकारे जाने के बाद भी आप समय पर ट्रैक पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो माना जाएगा कि आपने अपने अधिकार खो दिए हैं। प्रत्येक समूह में प्रारंभिक, सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। प्रारंभिक दौर के शीर्ष 8 खिलाड़ी अपनी रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। शीर्ष 5 सेमीफाइनलिस्ट चैंपियनशिप, उपविजेता और तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने हेतु फाइनल में पहुंचेंगे। प्रतियोगियों द्वारा अपनी प्रतियोगिता पूरी करने के बाद उनके माता पिता उन्हें आराम करने तथा अगली प्रतियोगिता की तैयारी के लिए विश्राम क्षेत्र में ले जाते हैं। अगले खेल में देरी से बचने के लिए खेल स्थल पर न रुकें या बहुत दूर न जाएं। सभी प्रतियोगिताएं समाप्त होने के बाद पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम के लिए पुरस्कार: प्रत्येक समूह में प्रारंभिक, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे तथा शीर्ष 8 को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। शीर्ष 3 को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से सम्मानित किया जाएगा। सभी भाग लेने वाले एथलीटों को प्रतियोगिता ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ देखें, राजेश कपूर ने पढ़ना जारी नहीं रखा। संक्षेप में, इसमें बहुत सारी जानकारी है, ये बहुत औपचारिक लगता है और यह एक बड़ा आयोजन है। क्या मुझे आपकी संपर्क जानकारी मिल सकती है? मैं तुम्हें कल सुबह जवाब दूंगा। दूसरे पक्ष ने तुरंत अपनी संपर्क जानकारी बता दी और अपना व्हाट्सएप बिजनेस कार्ड भी दिखा दिया। ये पिताजी, मुझे झाड़ू लगाओ। राजेश ने उसे मित्र के रूप में जोड़ा और कहा, यदि आप भाग लेना चाहते हैं तो मैं कल आपसे संपर्क करूंगा। इसमें 1 सप्ताह का प्रशिक्षण लग सकता है। दूसरे पक्ष ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मेरा उपनाम वांग है, आप मुझे विकास कह सकते हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। वापस लौटने के बाद राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को इस बारे में बताया। मीरा शर्मा को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, ये केवल इस बात पर निर्भर था कि बच्चे इसमें भाग लेना चाहते हैं या नहीं। विहू आया और उसने सूची उठाई। उसने उसमें लिखे कुछ शब्द पहले ही पहचान लिए थे। राजेश कपूर ने बच्चों को बुलाया, क्या तुम लोग जाकर देखना चाहोगे? प्रतियोगिता के परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं, हमारे लिए तो भागीदारी ही महत्वपूर्ण है। चारों बच्चों ने अन्य बच्चों को बैलेंस बाइक, आइस स्केटिंग आदि सीखते हुए भी देखा है। वास्तव में, मैं हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए तैयार रहा हूँ। दूसरे और तीसरे खजाने को छोड़कर सबसे बड़े और चौथे खजाने निश्चित रूप से भाग लेंगे। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम लोग हमारे साथ नहीं आओगे? तुम लोग जाकर थोड़ा मजा कर सकते हो, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। तनु और रिया हिचकिचा रही थीं, लेकिन अंततः अवी और विहू के समझाने पर मान गईं। 4 लोगों ने एक साथ भाग लिया। इसके बाद राजेश ने विकास को एक संदेश भेजा। विकास ने एक पता भेजा, अगले सप्ताह तक प्रतिदिन 1 घंटे प्रशिक्षण लें। समय शाम 6:30 से 7:30 बजे तक निर्धारित है। जब आप आएंगे तो आपको अपनी बैलेंस बाइक और उपकरण खुद तैयार करने होंगे। शिक्षक आपसे शिक्षण शुल्क लेंगे। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण शुल्क भी लिया जाता है। निर्णय होने के बाद अगले दिन सूरज निकलने से पहले 6 सदस्यों वाला परिवार बैलेंस बाइक खरीदने चला गया। आजकल बच्चों की चीजें बहुत महंगी हैं। आखिरकार अब परिवार की स्थिति बेहतर है और हमारा एक ही बच्चा है, इसलिए हम सभी अच्छी चीजें बच्चे को देते हैं। हालांकि अब जानकारी विकसित हो चुकी है। कीमत कम करके लोगों के साथ मोलभाव करने की कोशिश स्पष्ट रूप से काम नहीं करेगी। बैलेंस बाइक सहित उपकरणों के पूरे सेट की कीमत लगभग 500 रुपये है।
बॉस ने बताया कि यह ब्रांड कितना बढ़िया है इत्यादि। राजेश कपूर ने बॉस के सामने ही ब्रांड की तलाशी ली। बॉस, हाँ, खोजो और देखो कि क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। देखा, ऑनलाइन फ्लैगशिप स्टोर पर लगभग 350 रुपये हैं। मैंने देखा कि तुम एक साथ इतना कुछ खरीद रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें छूट दे दी। राजेश ने ऑनलाइन समीक्षाएं पढ़ी और सोचा कि यह बहुत अच्छा है, तो मैंने 4 सेट खरीदे। राजेश की राय में ये बहुत सरल है। जब बच्चे समुदाय में खेलते हैं तो ये स्पष्ट है कि दूसरे और तीसरे बच्चे की समन्वय क्षमता सबसे कमजोर होती है। मेरा अनुमान है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दोनों लड़कियां हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली विहू है जो कुछ ही समय में इसे सीख लेता है। अभी थोड़ा पीछे था, लेकिन कुछ चक्कर लगाने के बाद उसने धीरे धीरे इस चाल में महारत हासिल कर ली। दोपहर में निर्धारित स्थान पर पहुंचे। मैंने पाया कि वहां पहले से ही कई बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके साथ कई अभिभावक भी थे, जिनमें से अधिकांश अपने मोबाइल फोन से खेल रहे थे। जो लोग अपने सेल फोन से नहीं खेलते थे, उनके पास संभवतः बैटरी नहीं थी। राजेश कपूर ने पहले ही पैसे दे दिए थे। विकास का नाम पुकारा और शिक्षक ने पढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरा बच्चा थोड़ा बेहतर है, लेकिन तीसरा बच्चा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वैसे भी ये बहुत बुरा है। यदि वह कोई मजबूत आत्मसम्मान वाला बच्चा होता तो उसे इस समय असहजता महसूस होती। लेकिन 3 खजाने कौन हैं? क्या बौद्ध लोग अच्छे हैं? शांतिपूर्वक पीछे चलो। ये कहावत पूरी तरह से सिद्ध होती है। प्रतिस्पर्धा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भागीदारी। दंपति ने महसूस किया कि यह बहुत अच्छी बात है कि इस बार रिया भाग ले सकी। 1 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद शिशुओं ने काफ़ी प्रगति की है, विशेषकर तीनों शिशुओं ने। रिया तेजी से प्रगति कर रही है। इससे दंपति को थोड़ा आश्चर्य हुआ। प्रत्येक बच्चा एक खजाने की तरह है जो हमेशा माँ और पिताजी के लिए आश्चर्य लेकर आता है। जुलाई का महीना लगभग खत्म होने वाला है। आड़ू पके हुए हैं और खाने के लिए तैयार हैं। आड़ू के पेड़ फलों से लदे हुए थे। राजेश कपूर ने कुछ फल तोड़े और प्रिया को भेजने की तैयारी की। प्रिया इन दिनों बहुत परेशान और चिंतित है। प्रसव काल के दौरान बच्चा ठीक था। प्रिया पहले भी मेरी अच्छी देखभाल करती थी। ये दंपति नए हैं, इसलिए यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वे मदद के लिए राजेश को बुलाते हैं। राजेश कपूर के पेरेंटिंग टिप्स अन्य लोगों के साथ भी साझा किए गए हैं। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले निशा राव रात में बहुत रोती थी और दिन में कभी कभी कराहती थी। एक बार जब मैं रोना शुरू कर देता हूं तो मैं लगभग आधे घंटे तक रो सकता हूं। मैंने राजेश कपूर को फ़ोन किया और उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने बस उन्हें अस्पताल जाने के लिए कहा। जांच के बाद पता चला कि यह हाथों का दर्द है। शिशु शूल से तात्पर्य कुछ शिशुओं के अचानक और जोर से रोने से है। वे कई घंटों तक रह सकते हैं या रुक रुक कर आ सकते हैं। रोते समय चेहरा धीरे धीरे लाल हो जाता है, होंठ पीले पड़ जाते हैं, पेट सूज जाता है और तनावग्रस्त हो जाता है, पैर सिकुड़ जाते हैं, पैर ठंडे हो जाते हैं और हाथ भींच लिए जाते हैं। चाहे आप उसे पकड़ें या खिलाएं, इससे दर्द से राहत नहीं मिल सकती। अंततः रोना बंद हो जाता है क्योंकि बच्चा थका हुआ होता है, गैस छोड़ता है या मल त्याग करता है। शिशुओं में शूल कॉलिक एक सामान्य लक्षण है। कई बच्चे जन्म के बाद पेट दर्द के कारण रोते हैं। इस समय माता पिता को अधिक धैर्यपूर्ण देखभाल और मालिश की आवश्यकता होती है। राजेश कपूर आज ताऊजी को प्रिया के घर ले गए। निशा राव की स्थिति पर भी नजर डालिए। निशा राव अब लगभग 3 महीने की हो गई है और वह बहुत प्यारी है। इसके अलावा एनलान के पास पर्याप्त दूध है, इसलिए वह गोल मटोल दिखती है। अब एनलान की दिनचर्या पूरी तरह से बच्चे की दिनचर्या के अनुरूप है। जब भी बच्चा सो जाता है, वह भी सो जाती है। इससे आपको अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलेगी। प्रिया ने जम्हाई लेते हुए कहा, तुम यहाँ हो, बैठ जाओ। वह सोफे पर बैठ गई और बोली, यह मेरा अपना घर है, इसलिए कृपया विनम्र मत बनिए। मैं आपका मनोरंजन नहीं करूंगी। प्रिया द्वारा अकेले ही बच्चे की देखभाल करने के बाद वह और अधिक थकी हुई हो गई, जिसका मुख्य कारण बच्चे का पेट दर्द था। मीरा शर्मा आड़ू धोने के लिए ले गईं। चारों खजांची अपने छोटे भाई निशा राव से मिलने जा रहे हैं।
प्रिया के चेहरे पर उदासी छा गई, पर वह मुस्कुराए और बोली, नहीं, उस छोटे पूर्वज को थोड़ी देर और सोने दो। जब वह जागेगा तो तुम्हारे साथ खेलेगा। निशा राव आखिरकार सो गई, उसे मत जगाओ, यह उसे मार डालेगा। रिया ने धीरे से पूछा, तुम कब उठोगे? प्रिया ने आह भरते हुए कहा, 1 मिनट रुको, तुम लोग 1 मिनट रुको। चारों खजानों के पास अकेले खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मीरा शर्मा ने आड़ू धोए और उन्हें छीला। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या जो मैंने उगाए हैं वे पके हुए हैं? उनका स्वाद कैसा है? इसका स्वाद अच्छा, कुरकुरा और मीठा है। आओ और इसे चखो। प्रिया ने प्रशंसा भरी नजरों से राजेश कपूर को देखते हुए आड़ू खाया। बॉस लिन, मैं सोचता था कि आप 4 बच्चों की देखभाल करने में अद्भुत हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि आप भगवान हैं। मेरा केवल एक ही बच्चा है और मैं पेट दर्द का भी इलाज नहीं कर सकती। मैं थक चुकी हूँ। क्या बात है, कुत्ता तो 3 महीने का भी नहीं है। प्रिया को अपने बेटे के लिए दुख हुआ और उसने उसकी अच्छी देखभाल न करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। यदि निशा राव न होती तो मीरा शर्मा को यह पता ही नहीं चलता कि शिशुओं को भी पेट दर्द हो सकता है। चिकित्सा अनुसंधान में शूल रोग एक रहस्य बना हुआ है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं है। केवल मालिश ही इसे बदल सकती है। प्रिया प्रतिदिन हर 3 घंटे में मालिश करवाती हैं और उनका आहार हल्का और सादा होता है। जब वह बोल रहा था तो उसने शयन कक्ष से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। मैंने छोटे पूर्वज को जगा दिया है, मैं जाकर देखूंगा। जब चारों बच्चों ने सुना कि उनका छोटा भाई निशा राव जाग गया है तो वे जल्दी से वहां पहुंचे। प्रिया अब निशा राव का डायपर बदलने, उसके नितंब धोने, उसे खाना खिलाने आदि में निपुण हो गई है। निशा राव को खाना खाते समय बहुत पसीना आ रहा था और वह बहुत मेहनत कर रही थी। अपने बेटे को इस तरह देखकर प्रिया को लगा कि चाहे कितनी भी थकान या कठिनाई हो, ये सब इसके लायक था। दूध पीना खत्म करो, प्रिया ने निशा राव को डकार दिलाए। ये सब करने के बाद उसने बच्चा मीरा शर्मा को सौंप दिया। मीरा, कृपया थोड़ी देर के लिए बच्चे को मेरे पास रखो, मैं एक और आलू खाना चाहता हूँ। मीरा शर्मा ने निशा राव को चिढ़ाया और चारों बच्चे इकट्ठे होकर उनसे बातें करने लगे। निशा राव, हमारे आलू के पेड़ पर बहुत सारे आलू आ रहे हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें हमारे आलू तोड़ने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? तुम इतनी धीरे धीरे बढ़ रहे हो, क्या तुम तेजी से बड़े हो सकते हो? फिर तुम मेरे साथ खेल सकते हो। जैसे ही वह बोल रहा था, निशा राव रोने लगी। प्रिया ने जल्दी से ताऊजी को नीचे रखा और मीरा शर्मा की गोद से बच्चे को ले लिया। ओह माँ, मुझे गले लगाओ, माँ मुझे गले लगाओ। क्या तुम्हारा पेट फिर से दर्द कर रहा है? मम्मी, इसे रगड़ दो। प्रिया ने डॉक्टर द्वारा बताई गई तकनीक का उपयोग करते हुए बच्चे के पेट को सहलाते हुए उसे सहलाया। इसका प्रभाव तो सुखदायक रहा, लेकिन इससे ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। इतने छोटे बच्चे को रोते हुए देखना दिल दहला देने वाला है। चारों खजानों ने प्रिया का पीछा किया और निशा राव को फुसलाया। भाई निशा राव, रो मत। दीदी तुम्हें कुछ टॉफी देंगी, ठीक है? इससे दर्द नहीं होता, इससे दर्द नहीं होता प्रिय। उड़ने में दर्द होता है, उड़ने में दर्द होता है। जब बच्चों ने निशा राव को रोते देखा तो उन्हें सहानुभूति हुई और दुख भी हुआ। राजेश कपूर बाथरूम से बाहर आए और पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने भौहें चढ़ाकर परेशान भाव से कहा, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। राजेश कपूर ने हाथ बढ़ाया, मुझे दे दो, मैं देखूं। प्रिया के पास बच्चे को राजेश कपूर को सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह सुपर डैड इसका कोई समाधान सोच सके। राजेश कपूर ने निशा राव को पीठ के बल लिटा दिया और उसके पेट को सहलाने लगे। थोड़ी देर बाद निशा राव ने रोना बंद कर दिया और बहुत जोर से पी भी बोला। हर कोई हैरान था। निशा राव भी आश्चर्यचकित थीं और उनका छोटा सा चेहरा उलझन से भरा हुआ था। इससे सभी लोग हंस पड़े। निशा राव अब काफ़ी बेहतर होंगी। अगर अगली बार तुम रोओगी तो बस मेरी बात मान लेना। राजेश ने प्रिया को मालिश की यह क्रिया सिखाई। प्रिया ने पाया कि उसने जो सीखा था और डॉक्टर ने जो सिखाया था उसमें कुछ विसंगतियां थीं, लेकिन ये डॉक्टर की तुलना में बेहतर काम करता है। प्रिया कृतज्ञता से भर गई। मेरे प्यारे मिस्टर कपूर, मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, ये समझ नहीं आ रहा।
जब प्रिया उत्साहित हो जाती तो वह दूसरों को भ्रमित करने लगता। राजेश कपूर हंसे और सिर हिलाते हुए बोले, मुझे डैडी कहना बंद करो। रात, प्रिया ने फ़ोन करके बताया कि बच्चे को अब दर्द नहीं हो रहा है। बस इसी तरह निशा राव को अब पेट दर्द नहीं रहा। पलक झपकते ही बैलेंस बाइक प्रतियोगिता शुरू हो गई। एक रात पहले शिक्षक ने समूह को प्रतियोगिता की आवश्यकताएं भेजीं। प्रतिभागियों के लिए निर्देश, प्रतिभागियों को भाग लेने के लिए अपना वाहन लाना होगा, चाहे वह किसी भी ब्रांड का हो। भाग लेने वाले वाहन बच्चों की बैलेंस बाइक होनी चाहिए, जिनके पहिए 12 इंच या उससे कम हो तथा उन्हें 3C सुरक्षा प्रमाणीकरण पास करना होगा। प्रतियोगियों को अपना वाहन स्वयं लाना होगा, जिसमें ट्रांसमिशन संशोधन की अनुमति नहीं है तथा उन्हें घंटियां, लाइटें, ब्रेक और संबंधित सजावट हटानी होगी। टायर, पहिए, हैंडलबार, सटेम, सीट पोस्ट, सीटें और अन्य पुर्जों में बदलाव किया जा सकता है। अभिभावकों से अनुरोध है कि वे दौड़ में भाग लेने से पहले वाहन की सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। प्रतिभागियों को हेलमेट, घुटने के पैड और कोहनी के पैड पहनना होगा। इसका आकार सही होना चाहिए ताकि खेलते समय ये गिर न जाए। पूरे चेहरे वाला हेलमेट और दस्ताने पहनने की सलाह दी जाती है। जो बच्चे आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण नहीं पहनते हैं, उन्हें प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। अभिभावकों के लिए ध्यान, प्रतिभागियों और उनके साथ आने वाले अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपना निजी सामान सुरक्षित रखें। कार्यक्रम आयोजक किसी भी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। पर्यवेक्षकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रतियोगियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। यदि आप अपना मेडिकल इतिहास जाने बिना प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराते हैं, तो आयोजक किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यदि स्टाफ को पता चलता है कि कोई व्यक्ति बीमार होने के बावजूद प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, तो आयोजक को उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले आयोजक सफल युवा एथलीटों के लिए प्रासंगिक बीमा खरीदेंगे। यदि प्रतियोगिता स्थल पर किसी युवा एथलीट के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है, तो बीमा कंपनी संबंधित मामलों को संभालेगी। अभिभावक और उनके साथ आए परिवार के सदस्य अन्य प्रतिभागियों, आयोजकों, स्थल प्रबंधन या संबंधित कर्मियों को जिम्मेदार नहीं ठहराने का वादा करते हैं। आयोजक प्रसारण और प्रचार प्रयोजनों के लिए कार्यक्रम से संबंधित वीडियो और फोटो का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश, तेज हवा या खराब मौसम की स्थिति में आयोजक कार्यक्रम को स्थगित करने या स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कृपया किसी अभिभावक से अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करने का अनुरोध करें। बैलेंस बाइक को रेसट्रैक के अलावा किसी अन्य सड़क पर नहीं चलाया जा सकता। इस तरह के व्यवहार के सभी जोखिमों और परिणामों के लिए पर्यवेक्षक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। माता पिता ने एक एक करके उत्तर दिया, समझ गया। जब हम प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे तो वहां बहुत चहल पहल थी। तीनों हस्की खेलने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। मीरा शर्मा उनकी ओर देखती रहीं जबकि राजेश कपूर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने चले गए। सामान्य सामग्री वैसी ही है जैसी कोच ने कल रात भेजी थी। ये समूहीकरण आयु के आधार पर किया गया है तथा चारों शिशु 3-3 वर्ष की आयु वर्ग की टीम में हैं। इस समूह में कुल 55 प्रतियोगी हैं। हस्ताक्षर करने के बाद 3 वर्षीय आयु वर्ग के प्रभारी शिक्षक ने माइक्रोफोन लिया और कहा, प्रतियोगिता में अपने बच्चों के साथ आने वाले प्रिय अभिभावकों, मेरे पास आपके लिए कुछ निर्देश हैं। कृपया ध्यान से सुनो। हम बच्चों को प्रतियोगिता के नियम बाद में समझाएंगे, लेकिन आप माता पिता को भी नियमों का पालन करना होगा, इसलिए कृपया ध्यान से सुनें। क्योंकि आपके अनुचित कार्यों से बच्चों की कड़ी मेहनत बर्बाद हो सकती है। फिर से, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कृपया ध्यान से सुनो। जैसे ही वह बोल रहा था, शिक्षक ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसे पढ़कर सुनाया। जब बच्चे मैदान पर उतरते हैं तो उन्हें अपने माता पिता की मदद की आवश्यकता नहीं होती, खिलाड़ियों को ये काम स्वयं ही करना होता है। आप माता पिता को शुरुआती मंच से पीछे हट जाना चाहिए और मंच पर हमारे साथ शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ माता पिता को दौड़ शुरू होने के दौरान धावकों के साथ किसी भी तरह का संपर्क करने की सख्त मनाही है, जैसे कि उन्हें धक्का देना या कार का इस्तेमाल करना। कृपया इस पर विशेष ध्यान दें।
प्रतियोगिता के दौरान मार्गदर्शन के लिए माता-पिता को 2 साल के बच्चों के समूह का मार्गदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन अन्य समूहों का नहीं। याद रखें, हम 3 साल के बच्चों के समूह में हैं। दौड़ के दौरान माता-पिता अपने बच्चों को ट्रैक के बाहर से मार्गदर्शन दे सकते हैं। ट्रैक पर दौड़ना, चीखना, चिल्लाना, हाथ हिलाना आदि निषिद्ध है। ये व्यवहार दौड़ के दौरान बच्चों की सुरक्षा के निर्णय को प्रभावित या बाधित कर सकते हैं। जो माता-पिता अपने बच्चों के साथ दौड़ने के लिए रेस ट्रैक में प्रवेश करते हैं, उन्हें स्वेच्छा से रेस में अपनी भागीदारी से वंचित माना जाता है। प्रतियोगिता के दौरान यदि कोई युवा एथलीट गिर जाता है या रुक जाता है, तो स्टाफ तुरंत स्थिति को संभाल लेगा। आपके माता-पिता को बिना अनुमति के ट्रैक में प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि आपका सहयोग सचमुच आवश्यक है, तो आप स्टाफ के आमंत्रण के बाद ही प्रवेश कर सकते हैं। इसे याद रखें, जब किसी खिलाड़ी की प्रतियोगिता में प्रगति अत्यंत धीमी होती है, या जब वे नकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे रोना, दूसरों से टकराना या धारा के विपरीत चलना। प्रतियोगिता की प्रगति को प्रभावित न करने के लिए कर्मचारियों को एथलीट को प्रतियोगिता शीघ्र पूरी करने में सहायता करने या माता-पिता को एथलीट को ट्रैक से हटाने का संकेत देने का अधिकार है। यदि कोई अभिभावक बिना अनुमति के ट्रैक पर प्रवेश करता है और प्रतियोगिता की प्रगति में बाधा डालता है, तो रेफरी को वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है, जैसे कि परिणाम को अयोग्य घोषित करना या बाद में पुनः मैच कराने का आदेश देना। शिक्षक ने बहुत कुछ कहा। कुछ माता-पिता अपने बच्चों को पहले भी प्रतियोगिताओं में ले जा चुके हैं, इसलिए वे नियम जानते हैं। राजेश कपूर को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बहुत ध्यान से सुना। शिक्षक ने लाउडस्पीकर पकड़ा और पूछा, नए माता-पिता, क्या आपने स्पष्ट सुना? नए माता-पिता ने जवाब दिया, मैंने आपकी बात सुनी। शिक्षक ने संतुष्टि से सिर हिलाया, ठीक है, अब मैं नंबर बांटता हूँ। जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए, तो आकर अपना नंबर ले जाना। लिन झेनिक्सुआन, नंबर 3001, लिन झेनिक्सुआन, नंबर 3001, माता-पिता आओ और अपना नंबर ले लो। जुओजिया, नंबर 3002, जुओजिया, नंबर 3002, माता-पिता आओ और अपना नंबर ले लो। आरव कपूर, अवीक, नंबर 3004, रिया कपूर, तीसरा खजाना, नंबर 3007, तन्वी कपूर, दूसरा खजाना, नंबर 3014, विहान कपूर, चौथा खजाना, नंबर 3021। प्रतियोगिता में आए अभिभावकों को तब पता चला कि 3 साल के बच्चों के समूह में 4 बच्चे भी थे। राजेश ने उसके हाथ से नंबर प्लेट ले ली। एक तरफ नंबर है और पीछे की तरफ भाग लेने वाले बच्चे का नाम लिखा है। राजेश कपूर ने बच्चों की छाती पर नंबर टैग लगा दिए और फिर शिक्षक की बात सुनी। बच्चों को उनके नंबर टैग पहनाने तथा उनके उपकरण और बैलेंस बाइक तैयार करने के बाद माता-पिता प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठ सकते हैं। प्रतियोगिता 15 मिनट में शुरू होगी, माता-पिता कृपया जल्दी करें। राजेश और मीरा शर्मा ने बच्चे को हेलमेट और घुटने के पैड पहनाए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए राजेश ने चारों बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विशेष रूप से 3 खजाने, हमें बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भाग लें। रिया ने सिर हिलाया और आज्ञाकारी भाव से कहा, पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, पिताजी तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे। रिया ने भारी स्वर में सिर हिलाया। विहू को नहीं पता था कि ऐसा घटनास्थल के माहौल के कारण था या नहीं, लेकिन उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। राजेश कपूर ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बस मेहनत करो बेटा। राजेश कपूर और मीरा शर्मा मैदान से बाहर चले गए। वहां पर 2 वर्षीय समूह ने पहले ही प्रतियोगिता शुरू कर दी है। 3 साल का समूह शुरू होने वाला है। सड़क एक वृत्त के समान है, जिसमें 7 लोग एक समूह में हैं। लेकिन चारों खजाने एक ही समूह में नहीं थे और प्रत्येक एक अलग समूह में था। 3 खजाने अंतिम समूह हैं। यहाँ शिक्षक अभिभावकों को प्रतियोगिता के नियम समझाने के लिए आते हैं। यह मुख्य रूप से उन अभिभावकों के लिए है जो पहली बार प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के नियम ये हैं कि फिनिश लाइन तक पहुंचने का निर्धारण संतुलित वाहन के अगले पहिए के फिनिश लाइन को छूने से होता है। परिणाम मुख्यतः रेफरी द्वारा मैन्युअल रूप से दर्ज किए जाते हैं तथा रैंकिंग स्टिकर और समापन बिंदु फोटोग्राफी द्वारा उन्हें पूरक बनाया जाता है।
यदि आप परिणामों से असहमत हैं, तो आप परिणाम घोषित होने के 3 मिनट के भीतर परिणाम एवं सांख्यिकी कार्यालय में जा सकते हैं और रेफरी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेफरी पैनल द्वारा पुनः सत्यापन के बाद परिणाम अंतिम होंगे और कोई दूसरी अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि 3 मिनट से अधिक समय बीत चुका है या अगला राउंड पहले ही शुरू हो चुका है या पुरस्कार समारोह पहले ही हो चुका है, तो कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। माता पिता कृपया ध्यान दें, शिक्षक के समझाने के बाद प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाती है। 7 बच्चों का पहला समूह जाने के लिए तैयार है, बस आदेश का इंतजार कर रहा है। मीरा शर्मा इतनी उत्साहित थी मानो किसी प्रतियोगिता में भाग ले रही हों। राजेश शांत दिख रहे थे और मीरा शर्मा की तरह वह भी अपने बच्चे की प्रतियोगिता के लिए उत्सुक थे। जब बच्चों ने उनकी ओर देखा तो दंपति ने उत्साहपूर्वक हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। जब आदेश दिया जाता है तो बाफल नीचे आ जाता है। युवा लड़के एक एक करके बाहर भागे। कोई माता पिता अपने बच्चे को पीछे से कैसे नहीं पहचान सकते। अभी तीसरे स्थान पर है, आगे के 2 लोगों का पीछा करते हुए। बच्चों का ट्रैक पर गिरना सामान्य बात है। जब माता पिता ने अपने बेटे को गिरते देखा तो उनका दिल टूट गया। जब मैंने बच्चे को फिर से खड़ा देखा तो मुझे राहत मिली। अवी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंतिम दौड़ में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया और प्रथम ग्रुप चैंपियन बन गए। ये समूह आराम करने चला गया है। दूसरा समूह तुरंत बाद मंच पर आया। राजेश ने अवी को अंगूठा दिखाया और उसकी प्रशंसा की। पिताजी, मुझे आप पर बहुत गर्व है। माँ भी, अवी कमाल है। अवी खुशी से मुस्कुराया। दूसरा समूह पहले ही कमान पर काम शुरू कर चुका है। इस समूह का दूसरा बच्चा एक टॉमबॉय है जो बहुत ही भयंकर है। मुझे नहीं पता कि वह बहुत मजबूत है या ये समूह बहुत कमजोर है। शुरू से ही अग्रणी, और फिर उसने पहला स्थान जीत लिया। तनु जोर से हंस पड़ी, हे भगवान, मुझे प्रथम स्थान मिला। ऐसा लगता है कि उसे भी प्रथम स्थान जीतने की उम्मीद नहीं थी। वह मीरा शर्मा और राजेश कपूर से पूछने आईं, पापा, मम्मी, क्या तनु बहुत बढ़िया है? बैंग बैंग, तनु बहुत डरपोक है, कमाल है। तीसरा समूह 4 खजाने समूह है। विहू समूह का स्तर स्पष्ट रूप से बहुत ऊंचा था और प्रतियोगिता के दौरान कोई भी बच्चा नीचे नहीं गिरा। विहू का बल चारों निधियों में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनकी तुलना में मैं केवल मध्य में ही स्थान पा सकता हूँ। लेकिन आखिरी लैप में विहू ने अचानक अपनी ताकत लगा दी। फिर वह सांप की तरह इधर उधर घूमने लगा। उन्होंने महत्वपूर्ण क्षण में मामूली अंतर से जीत हासिल की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये तो बस 1 या 2 सेकंड का अंतर है। विहू को पता नहीं था कि वह प्रथम स्थान पर है, लेकिन जब रेफरी ने परिणाम घोषित किया तो विहू दंग रह गया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब विहू को पता चला कि उसने प्रथम स्थान जीत लिया है तो वह वहीं पर अजीब तरीके से नाचने लगा। वाह, मुझे प्रथम स्थान मिला, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, है ना माँ और पिताजी? विहू हंसते हुए दौड़ा, अपना लाल सा चेहरा उठाया और पूछा। राजेश ने उसे गले लगाया और कहा, विहू, तुम बहुत बढ़िया हो। मीरा शर्मा ने गर्व से कहा, विहू, मम्मी भी तुम्हारी प्रशंसा करने लगी हैं। विहू ने अपनी थोड़ी उठाए और भी अधिक खुशी से मुस्कुराया। विहू के साहसिक आक्रमण से पति पत्नी दोनों ही भावुक हो गए। उनकी राय में विहू की ताकत और टीम के अन्य सदस्यों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। जीतने की संभावना कम थी, लेकिन फिर भी विहू वापसी करने में कामयाब रहा। बहुत बढ़िया। फिर आखिरी समूह की बारी आई। 3 खजाने अंत में हैं। जैसे ही उसने आदेश का पालन करना शुरू किया, अन्य बच्चों ने उसे दबा दिया और वह गिर पड़ी। आदमी और कार दोनों नीचे गिर गए। रिया कुछ सेकंड रुकी और फिर उठ गई। साफ जाहिर था कि वो अभी उलझन में थी। छोटे से प्यारे बच्चे को गिरते देख दंपति का दिल टूट गया। कुछ ही सेकंड में अन्य धावक काफी आगे निकल गए। रिया के खड़े होने के बाद अवी, तनु और विहू ने उसका उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया। राजेश कपूर और मीरा शर्मा की नज़रें रिया पर टिकी थीं। रिया ने अपने पैर फैलाए और आगे की ओर भागने लगी। आप जानते हैं, बेलिस बाइक सीखने वालों में सबसे ज़्यादा और सबसे तेजी से प्रगति करने वाली रिया ही है। इस क्षण से रिया की पिछली शिक्षण उपलब्धियां और उसके अपने फायदे धीरे धीरे उभरने लगे।
जल्द ही वह आगे वाले धावक के बराबर आ गई। इस समय दौड़ पहले ही आधी हो चुकी थी और रिया ने अपनी पिंडलियों को फैलाया और आगे की ओर दौड़ा। वह एक छोटी मोटर में बदल गई जो बीप की आवाज के साथ आगे बढ़ रही थी। चौथे स्थान को पार कर लिया। राजेश और मीरा शर्मा दोनों रिया के बारे में चिंतित थे। जब रिया ने अपने पैर फैलाए और तीसरे स्थान पर पहुंच गई, मीरा शर्मा ने राजेश कपूर का हाथ कसकर पकड़ लिया और किसी कारणवश उनकी सांसें रुकने लगीं। अवि और विहू ने रिया का जोरदार उत्साहवर्धन किया। आओ आओ, मीरा शर्मा भी जोर से चिल्लाई, चलो चलो भी। राजेश कपूर बाहर से शांत दिख रहे थे, लेकिन उनकी नज़र रिया पर से हट ही नहीं रही थी। रिया सबसे नाजुक थी। जब वो गिरेगी तो राजेश को लगा कि वो रोएगी या फिर हार मान लो, यह संभव नहीं है। रिया अच्छी व्यवहार वाली और आज्ञाकारी है और हर कोई उसे बिगाड़ता है, इसलिए उसका स्वभाव खराब है। लेकिन इस बार 3 खजानों ने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। जब दूसरे स्थान को पार कर गया, मीरा शर्मा ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उनकी आंखें लाल थीं। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि अच्छे व्यवहार वाली और प्यारी रिया इस स्तर को प्राप्त कर सकती है। यह उसकी उम्मीद से परे था। अवि, तनु और विहू तीनों रिया के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हर कोई इतना उत्साहित था मानो वे किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हों। जब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले थे तो सांबोझान ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया।